तो हम अध्ययन कर रहे थे, चूँकि हमें अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान, और हमारे पास जो प्रश्न के स्वरूप में है वो है शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापकों का निर्माण का आधारशिला क्यों कहा जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक के लिए एक राजपथ या राजमार्ग क्यों कहा जाता है। इस शब्दावली को हमें सिद्ध करना है कि क्यों अध्यापक के लिए इम्पोर्टेंस इसकी है, क्यों इसका औचित्य है अध्यापक के लिए। तो इसके संदर्भ में हम अपने विषय के अंदर हमने अध्ययन किया कि पहले हम जानें कि शिक्षा क्या है, और उसके बाद जब हमने ये सामान्यतः जान लिया कि शिक्षा क्या है, उसके एक एक अक्षर को हमने विभेदित करके देखा और उसके मीनिंग को जानने का प्रयत्न किया। तत्पश्चात शिक्षा ने अंत में हमें जो अपना उद्देश्य बताया, वो बताया कि व्यवहार परिवर्तन करना ही शिक्षा है। अर्थात जैसे जैसे हम शिक्षित होते जाते हैं, हमारे नेचर में एक अनूठा परिवर्तन स्वतः ही दिखाई देता है, और वो अनूठा परिवर्तन केवल हम महसूस नहीं करेंगे, अपितु संपूर्ण संसार महसूस कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि घर पे छोटा बच्चा किसी से कोई परमिशन नहीं मांगता है, उसका जो मन करेगा वो स्वाभाविक व्यवहार से वो व्यक्ति से छीन लेता है, या फिर उसे पसंद आ रहा है तो उठा लेता है, या जिसके किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है विचार नहीं करता है, और वो सीधे ही उसके पास चला जाएगा, फिर वो उसका हितैषी है या अहितैषी है इस पे वो विचार नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा की धारा से जुड़ता है, चूँकि पहली जो शिक्षा है उसकी माता के द्वारा उसे प्रदान की जाती है, किंतु औपचारिक शिक्षा उसे शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अपनी जिस स्कूल में जैसे ही उसकी एंट्री होगी, विद्यालय में जैसे ही उसका प्रवेश होगा, तो आप सभी जानते हैं जैसे ही शिशु को पहले आजकल हमने न्यू कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं कि प्री स्कूलिंग। ये प्री स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एंसेंट टाइम में कहीं ना कहीं अभी आपके पास आएगा। एक फिलोसफर हुए हैं फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने कहा कि बच्चा जो है वो, या विद्यालय में छोटा जो बच्चा होता है वो हमारे लिए उस पुष्प की बगिया के समान है। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं, वैसे ही स्कूल में भी वो छोटे छोटे बच्चे उसी पुष्प के समान होते हैं, और उनसे पुष्पों से निकलने वाली जो सुगंध है जो प्रकृति को बिल्कुल एक मनोरम, या मैं कहूँ मन के अनुकूल स्थिति को प्रदर्शित करती है, ठीक वैसे ही छोटे छोटे शिशु सभी के मनों को भाते हैं। और उस पुष्प को उसकी सुगंध तक पहुंचाने के लिए जो माली होता है वो उसको क्या क्या प्रयत्न, क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कब गार्डन में अच्छे अच्छे पुष्प खिलते हैं, उसके लिए माली को क्या क्या करना पड़ेगा? समय में मैम पानी देना पड़ेगा, खाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फूल में कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा है, अन्यथा पेड़ की जो मजबूती है वो ठीक है कि नहीं है, इन सब पे उनको ध्यान देना पड़ता है। वेरी गुड। और कोई अन्य? यही मैम, जो पुष्पों की देख रेख करनी पड़ेगी, उनको खाद पानी टाइम से देना पड़ेगा। हम्म तो आपने एक बात तो कहा, उसके समय से क्रिया को संपादित करना। अगर हम समय से उसको जो इस चीज़ की आवश्यकता है उसे प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो अगर उस पे कीड़ा लग जाएगा तो कीड़ा उसे विकसित नहीं होने देगा, वो उसकी पत्तियों को खा जाएगा। और आप जानते हैं कि जो जो वृक्ष है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपने लिए भोजन उत्पादित करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूर्य से अपने भोजन को बनाएगा, और सूर्य से भोजन बनाने में उसकी पत्तियाँ उसका सहयोग प्रदान करती हैं। जैसे मनुष्य को भोजन तब खाने के लिए मिलेगा जब वो अपने हाथों से उसे पकाएगा और अपने हाथों से अपने मुंह तक पहुंच जाएगा, या भोजन स्वतः ही उसके मुंह में पहुंच जाएगा। भूख लगी और स्वतः पहुंच जाएगा मुख में? जी नहीं। नहीं ना, उसे नहीं मैम। क्रिया करनी पड़ेगी। तो ठीक वैसे ही पुष्प भी अपने को पल्लवित पुष्पित करने के लिए आप उसे प्रोटेक्शन देते हैं, आप उसे वो इन्वायरमेंट देते हैं, वो परिवेश देते हैं जिसमें वो स्वयं की क्रिया कर सके। अगर उसके पत्ते सुरक्षित आप नहीं रखेंगे तो वो भोजन नहीं बना पाएगा।
अगर आप उसे जल नहीं दे रहे हैं तो वो जल वाष्प की क्रिया को नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे खाद नहीं दे रहे हैं, उसकी मिट्टी प्रॉपर तरीके से आपका मैं कहूँ खाद युक्त नहीं है, पोषण युक्त नहीं है, तो मिट्टी उसके जड़ों को पनपने नहीं देगी। हर चीज़ का आपको माइनॉरिटी के साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो पौधा ऐसी जगह में है जहाँ अत्यधिक मात्रा में पानी गिर रहा है, तो आप जानते हैं वो मिट्टी में अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। तो कितना उसे पानी दिया जाना चाहिए, उसे कितनी देर तक धूप दी जानी चाहिए, उसे कितनी देर तक जो हवा के थपेड़े हैं वो सह पाएगा, ये माली सुनिश्चित करता है। और तब जाके जब आप कहीं किसी गार्डन में या बगीचे में कहीं घूमने जाते हैं, शहरों में आप देखते होंगे अच्छे-अच्छे से गार्डन बगीचे बने हुए होते हैं, घूमने के लिए प्लेस बने हुए होते हैं, तो वहाँ रंग-बिरंगे फूल महक रहे होते हैं, तो खुद ब खुद थोड़े ही वो उग गए हैं। उनको एक अच्छी आकृति, आकर्षण जो आपके मन को भा रहा है, वो देने वाला कोई माली है। और माली ने अपने को कितना धूप में तपाया होगा, कितना वो भूखा प्यासा रहा होगा, कितना अपना पसीना बहाया होगा, कितना उसने कष्ट झेला होगा, शारीरिक कष्ट, वो केवल और केवल माली ही जानता है। पुष्प अच्छे से उगने चाहिए, इसके लिए उसे मानसिक दबाव भी रहा होगा कि भाई रोजगार है मेरा और मुझे तभी आर्थिकी मिलेगी जब मैं इस पे अच्छे से कार्य कर पाऊंगा। ठीक वही स्थिति अध्यापक के लिए भी होती है। अगर बच्चों को पुष्प कहा गया है, तो अध्यापक क्या होगा उस बगिया का? माली। माली होगा। माली। और वो पुष्प समाज में स्वयं को तभी इतने अच्छे से पुष्पित कर पाएंगे जो उसका माली है, उसने टाइम टू टाइम उसे प्रोटेक्ट किया, उसने टाइम टू टाइम उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, उसने जब उसे खाद की ज़रूरत थी उसने वो खाद उसको दी, जब उसे कीटनाशक की आवश्यकता थी उसने कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग किया, जब आवश्यकता पड़ी कि अब इसको थपेड़े मार रहे हैं तो टहनी के सहयोग की आवश्यकता है, उसने वो सहयोग उसे प्रदान किया, जब उसे लगा कि इसमें भोजन की कमी है, इसका शरीर सही तरीके से पुष्ट नहीं हो रहा है, तो उसने उसके शारीरिक विकास पे ध्यान दिया। वो सारी क्रियाएं अध्यापक भी करता है। तो जो हमारा वेस्टर्न फिलॉसफर है, उन्होंने कहा कि जो बगीचा है वो बगीचे में बच्चे पुष्पों का काम करते हैं और उस बगीचे का माली होता है अध्यापक। अर्थात उस अध्यापक और माली के संबंध को कायम करने के लिए किसी एक ऐसी औपचारिक संस्था और नाम की आवश्यकता है जिसे किंडरगार्टन कहा जाता है। तो आपके लिए किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किया गया। तो इट इज़ अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, आपके पास टीटी में क्वेश्चन के रूप में आता है किंडरगार्टन जो विधि है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो ये आपके लिए मैंने प्रश्न दे दिया है, इसे नोट कीजिए और मुझे आप इसका जवाब देंगे जब मैं अगली कक्षा में आपसे पूछूंगी। और यही किंडरगार्टन विधि जो कि काफ़ी साल पहले आ चुकी थी, आज वर्तमान में आपके लिए प्ले स्कूल के रूप में न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आपके पास आई है। तब वो किंडरगार्टन कही जाती थी और आज प्री एजुकेशन के रूप में प्ले स्कूल के नाम से उसे जाना जाता है। तो किंडरगार्टन में जैसे छोटे छोटे बच्चों का आप बगीचे देखते हैं, बच्चे भी उसी बगीचे के पुष्प के समान है, ये बात होती है, इसीलिए इसको किंडरगार्टन की शब्दावली दी गई। शिक्षा उसी पुष्प को महकाने के लिए, उसी पुष्प को चहकाने के लिए, उसमें चिड़ियाएँ चहकें, वहाँ सुगंधमय वातावरण हो, विद्यालय से वैसा ही कार्य करता है। और शिक्षा के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जैसे आप प्ले स्कूल में होंगे वैसा आपको प्राइमरी में नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका मानसिक स्तर थोड़ा सा विकसित हो चुका है। और जैसे ही आप प्राइमरी से यानी 1 to 5th से थोड़ा सा और मैच्योर हुए तो आपका 6 to 8th में जाते ही शिक्षा परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि आप थोड़ा और मैच्योर हो चुके हैं। और जैसे ही आपने पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा अपना पूर्ण किया, आप शास्त्री में प्रविष्ट हुए, आपको शास्त्री में कुछ और ही एजुकेशन के अंदर परोसा गया। और जैसे ही जिस बच्चे ने शास्त्री अपना पूर्ण कर लिया, यूजी पूर्ण कर लिया, तो पीजी में उसे और कुछ मिल गया। तो क्या
आपको जैसा पूर्व मध्याह्न में मिला, क्या वैसा ही आपको शास्त्री में पढ़ने के लिए मिला? जी नहीं। कुछ अलग था ना, कुछ वाइडर था। नहीं मैम। बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा था। धीरे-धीरे हमारी डिफ़िकल्टी क्या हो रही थी? बढ़ने पे लगी हुई थी। हम और ज़्यादा विस्तारित ज्ञान की तरफ बढ़ने पे लगे हुए थे। पहले हमें सूक्ष्म ज्ञान दिया गया और फिर हमें सूक्ष्म से विशिष्टता की ओर लेकर जाया गया। गहन अध्ययन करने के लिए हमें न्यू प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किए गए। तो शिक्षा का जैसे-जैसे स्वरूप बदलता रहता है, हमारी प्रतिभाएँ भी उसी तरीके से निखरती रहती हैं। और जैसे व्यक्ति की प्रतिभाएँ निखरती हैं, उसका व्यवहार भी धीरे-धीरे वैसे ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये व्यवहार जो आज आपका है, ये अचानक से नहीं आ गया है कि मैं मीनाक्षी मैडम ये आपसे बोलेगी कि आप बीएड में आए हैं, तो मीनाक्षी मैडम ने ही आप पे मेहनत की और तभी आप आज जो मनुष्य बने हुए हैं, आप मनुष्य हैं। अर्थात उससे पहले आप में कुछ था ही नहीं। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता। हमने स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम जब हम चले, तो हमारे चलते हुए कदमों ने हमें आगे की ओर जो बढ़ना सिखाया, तो उन कदमों में कभी काँटा भी चुभा होगा, जिसने हमें सिखाया होगा कि देख के चलना चाहिए। हो सकता है कभी गड्ढा आया होगा, तो उसे लांघना भी सिखाया होगा कि कई बार समस्याएँ आएँगी, आपको धीमी गति से ही नहीं चलना है, कभी गति भी बढ़ानी पड़ेगी और रास्ते को देखते हुए ऊंचे-नीचे ढलानों में उछलते-कूदते हुए भी आपको आगे बढ़ना होगा। जीवन शिक्षा है और जीवन का हर अनुभव आपके व्यवहार में परिवर्तन लेके आता है। और व्यवहार का ये परिवर्तन किस गति से हो रहा है? अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? सही दिशा में हो रहा है या गलत दिशा में हो रहा है? किस तरीके से हो रहा है? इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हमारे जो टीचर्स बनने वाले हैं, जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएँगे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षा मनोविज्ञान आखिर क्या है? और उस शिक्षा मनोविज्ञान को भी पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा को हमने जाना कि व्यवहार परिवर्तन शिक्षा है, एंड ऑफ ऑल। और वो व्यवहार परिवर्तन के लिए उसने संकेत कर दिया कि अगर व्यवहार परिवर्तन जानना है तो मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जाओ। तो हमने मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत प्रवेश कर लिया। अभी हम शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं आए। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ज्ञान और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या एक जैसी होती है? क्या हम एक जैसा मान सकते हैं कि किसी पशु, पक्षी और मनुष्य को यदि हम व्यवहार का उसका आकलन कर रहे हैं तो ज्ञान का आकलन हो रहा है उनके, या हम शैक्षिक पृष्ठभूमि से उसे मेजर कर रहे हैं? तो निष्कर्ष निकल के आया, शैक्षिक पृष्ठभूमि में सदैव शिक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही आएगा जिसने किसी औपचारिक संस्था में अध्ययन वो कर रहा हो, जैसे कि आप लोग। लेकिन जब हम ज्ञान की बात या अनुभव की बात करेंगे तो वो हम कहीं से भी किसी से भी क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे दिया कि कोई डॉगी है और हम उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कभी हमें लग रहा है कि उसका व्यवहार हमारे लिए अच्छा है और कभी हमें लग रहा है कि उसका व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने नॉलेज के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर। जब हम राह में चलते रहते हैं तो कोई अचानक से आकर डॉगी हमें काटने लगे, तो ऐसा हमने क्या कर दिया, हम उसको भी रीड करते रहते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो गया। तो वहाँ भी हम अनुभव को लेकर चल रहे हैं। लेकिन शैक्षिक पृष्ठभूमि उस व्यवहार की बात करती है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ और आप मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या आप ऑनलाइन तरीके से केवल अपनी उपस्थिति देकर अपने घर के कामों में तो नहीं लग गए? ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आपने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, केवल जगपाल को छोड़कर। जगपाल ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई जगपाल ने पेन भी पकड़ी हुई है, माइक भी कान पे लगा रखा है और उसने वो जिसको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको लिख रहा है। अब सुमन ने भी अपना वीडियो ऑन कर लिया कि मैडम नहीं, मैं भी हूँ, मैं बिस्तर में बैठी हुई हूँ, पिल्लो अपने गोदी में रखा हुआ है और कॉपी और पेन मैंने अपने पास रखा हुआ है। नो प्रॉब्लम सुमन, जैसी स्थिति में आपको उचित लगे, व्यवस्था लगे, उस तरीके से आप पढ़ सकती हैं, लेकिन नोटबुक आपके हाथ में है, ये महत्वपूर्ण है। रोहित ने अपना वीडियो ऑन कर लिया,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम शैक्षिक दृष्टिकोण से वैसे व्यवस्थित हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं। अब आप में से कोई लेट रखा हो बिस्तर में और फ़ोन खुला कर कर छोड़ दिया हो कि मैडम आई हैं, अब 1.5 घंटे तक पकाएंगी और उसके बाद 1.5 घंटे तक हमें इसमें जुड़े रहना पड़ेगा, चूँकि सुमन उसके बाद मैडम को अटेंडेंस प्रेषित करने वाली हैं और उसमें अगर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई तो वो अटेंडेंस कहीं न कहीं मुझे परीक्षा से रोक ना दे, ऐसी भी संभावना होने की स्थिति है। तो यहाँ पर हमने शैक्षिक वातावरण में हम कैसा नेचर कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से हम जुड़े हुए हैं, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मैडम का वे ऑफ टीचिंग क्या है, मैडम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। फिर चाहे वो क्लास में इंट्रो दे रही है या फिर ऑनलाइन हमसे जुड़ रही हैं, कभी मॉर्निंग में जुड़ रही हैं, कभी इवनिंग में जुड़ रही हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं हमसे, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। एज अ टीचर आपका प्रथम कर्तव्य ये है, जहाँ मैडम ने फोकस किया कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोटबुक में तुरंत वो नोट हो जाना चाहिए और मैडम ने अगर उसे इम्पोर्टेंट कह दिया है और आप अगर वास्तविक रूप से शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर चाहे एलटी का टेस्ट दो या टीटी का टेस्ट दो या इंटरव्यू दो, वहाँ उस क्वेश्चन ने आपसे टकराना है और मैडम ने उसे ढूंढने के लिए कहा है, तो इसका अर्थ है कि आपको उसे केवल उतना ही नहीं ढूंढना है, उसकी रूट तक पहुंच जाना है कि किंडरगार्टन आखिर होता क्या है, किसने इसको डेवलप किया, क्या इसके अंदर उसने दे दिया था, क्या बताना चाहता था, इससे जो हमारे अभी 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं और उसको सिखाने वाला टीचर कौन होता है। आपको हम 6 से 8 के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या आप सभी, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप जिनकी नाक बह रही है, जिसको पता नहीं है कि कब वो पॉटी कर देगा अपने सलवार में, जिसको पता नहीं है कि वो खाना खा के आया कि नहीं आया है, वो रोने लगेगा कि भाई मुझे भूख लगी है, जिसका ये पता नहीं है कि वो सामने से कोई चीज़ वाला जा रहा है और वो रोने लगा क्लास में कि मुझे क्या चाहिए, चीज़ चाहिए खाने के लिए, आप क्या उन बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे? आपको बना दिया जाए प्री स्कूल का, प्ले स्कूल का टीचर, नहीं मैम, हम नहीं समझ पाएंगे। कर सकते हैं हम नहीं उन्हें? मैम, हम इस बच्चे को नहीं सिखा सकते। क्योंकि मैं नहीं। आपको वो पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि जी। किसी की नाक बहेगी तो हमें क्या करना है, या कोई घर नहीं से मैम। कई सारे उस समय बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको उठाने में ही दिक्कत होती है, तो मम्मी पापा जैसे तैसे करके ड्रेस पहनाकर बस्ता टांग कर उसका हाथ मुंह साफ कर कर क्या करेंगे, उसे स्कूल में छोड़ देंगे आपके पास। अब उसने ब्रश भी नहीं किया, उसने पॉटी भी नहीं की और वो छोटा बच्चा उस समय अपनी सुसु पोटी को रोक भी नहीं सकता है। आपको अगर मैं क्लास ले रही हूँ 1.5 घंटे और आपको टॉयलेट लग जाए तो क्या आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उतनी देर? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। जी मैम। नहीं। कर सकते ना, हम यात्राएं करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, बस कई बार नहीं रुकती है, तो क्या हम कंट्रोल नहीं करते हैं? जी करते हैं ना। तो ये क्या है, सेंसरी, जो हमारे संवेद हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियां आपने कहा, हम उन पे आयु के बढ़ते हुए आयु के साथ कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। जहाँ बचपन में हमें नहीं पता होता, बच्चा सोया हुआ है और बिस्तर गीला हो गया, क्योंकि उसका भी कंट्रोल नहीं है अपने सेंसरीज पे। लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हम अपनी सेंसरीज पे भी क्या करते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उन पे लगाम लगाना सीख जाते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, या टॉयलेट उतनी दूर है, 10-12 कदम की बात है, तो वहाँ जाने में देरी लगेगी, मुझे अभी अपने सलवार को ही गंदा नहीं कर देना है। आप में और उस छोटे से बच्चे में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप विकास के उस पड़ाव में पहुँच चुके हैं जहाँ आप कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के हाथ में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको वो नहीं सिखा रही हूँ कि बच्चा अगर सुसु पॉटी कर देगा तो आप कैसे उसको सिखाएंगे, कैसे उसको ट्रीट करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है। उनके लिए दिया जाता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, क्या कहते हैं उसको, एनटीटी। क्लियर? नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। एनटीटी। उसके लिए क्या है, एक अलग प्रोसेस है, ठीक।
वहीं जब मैं बात कर रही हूँ आपके लिए 1 टू 5th के लिए, 1 टू 5th में वो बच्चा अब आ चुका है, उसको नाक-वाक पोंछना अपना आ गया है। अब उसको आपको अक्षर ज्ञान देना है, आपको उसको सिखाना है, उसको पढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में जब वो सीख रहा है, पढ़ रहा है, वो भी तब आपको उसको बताना है अ कैसे लिखते हैं, आपको उसको बताना है आ कैसे लिखते हैं, आपको उसको बताना है क कैसे लिखते हैं। आपको यही बताना है कि अ से अमरूद है, आ से आम है। ये डिफ़रेंस भी उसको बताना है, मात्राओं का ज्ञान उसको देना है। तो क्या यहाँ पे मात्राएँ सिखाई जा रही हैं आपको? अक्षर बनाना सिखाया नहीं जा रहा है मैम, आपको? नहीं मैम, नहीं सिखाया नहीं। जा रहा ना? उसके लिए हमको दूसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसको क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया उसे? 1 टू 5th का जो टीचर बनेगा। डीएलएड। डी क्या कहा आपने? डीएलएड डीएलएड। डीएलएड। कहा ना हमने? डीएलएड में वो चला जाएगा, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम। तो क्या आप 1 टू 5th के टीचर बनना चाहते हैं? हुँ? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं। आप क्या बनना चाहते थे? नहीं। 6 टू 10th के लिए आप टीचर बनना चाहते थे। आप इसलिए बीएड कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात आपको? अर्थात जी। सिखाने वाले का पैटर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब हम प्ले स्कूल की बात करेंगे तो उसमें सिखाने वाला केवल उतना ही उसको सिखाएगा कि हमको वहाँ किताब नहीं पकड़नी है बिल्कुल भी, क्योंकि वो एज बच्चे की किताब पकड़ने की है ही नहीं। उसमें 3 से लेकर और 6 वर्ष तक का बच्चा होगा। उस 3 से 6 वर्ष तक की आयु केवल और केवल खेलने वाली होती है। उसको जो भी चीज़ आप सिखाएँगे वो क्रीड़ा के माध्यम से सिखाएँगे। इसीलिए उस आयु काल में उसके शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जाता है, जो मैंने आपको बाल्यावस्था पढ़ने के लिए कहा। और उससे पूर्व उसी किताब में आपको शैशवावस्था पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब शैशवावस्था का आप अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि उस आयु में सबसे अधिक तेज़ी से उसका शारीरिक विकास होता है। अगर उस समय उसे सही पोषण नहीं दिया जा रहा है, उस समय उसके खान-पान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आपने, चूँकि आप सभी पूजा-पाठ करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि आप 6 मास के बाद नवजात शिशु का अन्नप्राशन करवा देते हैं। अर्थात आप जानते हैं कि उसको दिया जाने वाला अन्न उसको न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति उसकी आएगी तो उसके बाद आपने कहा कि अब भोजन खाने का मार्ग ओपन हो चुका है। अब आपको उसको ऐसा पौष्टिक आहार देना है जिससे उसके शरीर का ग्रोथ क्या हो? शीघ्रता के साथ में होना प्रारंभ हो जाए। तो उस समय यदि आप जब वो ज़्यादा फूड उसको आप अच्छा-अच्छा दे रहे हो तो उसे डाइजेस्ट करना भी तो सिखाना है, तो उसको एक्टिविटी करवानी पड़ेगी। एक एक्टिविटी के आधार पर आप उसे सिखाएँगे। वहाँ पढ़ाने वाला टीचर उस स्कूल में सारी की सारी जो भी चीज़ें होंगी पढ़ाने की वो क्रीड़ा से संबंधित होंगी, खेल से संबंधित होंगी। लेकिन जैसे ही 1 टू 5th में हम आए, तो 1 टू 5th में भी आपकी लाइब्रेरी जैसी होती है, किताबें रखी होती हैं। हम आपको कहते हैं खाली पीरियड हो जाके लाइब्रेरी में जाके बैठो, किताबों को देखो। आप लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाते हैं। तो उन बच्चों को भी अभी इतनी आवश्यकता किताब की नहीं है। अभी केवल आप उसे क्या करवा रहे हो? अक्षर ज्ञान करवा रहे हो, अक्षरों का बोध करवा रहे हो, अक्षरों के बारे में उसे बता रहे हो और विषय के अंदर प्रवेश करवा रहे हो, भूमिका बाँध रहे हो कि विषय कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या होता है इसके अंदर। कभी कविता के माध्यम से, कभी गीत के माध्यम से, कभी कहानी के माध्यम से आप किताबों की ओर उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो 6 टू 8th और 10th में पहुँच जाता है, तो अब उसे विषय का सामान्य ज्ञान पूर्व से होता है। अब आप उसे धीरे-धीरे और कठिनाई की ओर लेकर जाते हैं। अब आप उसे पढ़ना सिखाएँगे, ताकि वो किताब खुद ही पकड़कर पढ़ सके और उसके मन में छोटी-छोटी कल्पनाएँ जो कह रही हैं, वो आपके साथ उसे साझा कर सके। उसे उसकी दुनिया से जोड़ेंगे, अर्थात जिस मोहल्ले में वो रहता है, जिस गाँव में वो रहता है, जिस बाज़ार में वो रहता है, वहाँ की घटनाओं को वो आपके प्रकरण के साथ जोड़ेगा और आपको बताएगा। दैनिक जीवन से आप उसे जोड़ देंगे और उस दैनिक जीवन से उसे विषय से आप जोड़ेंगे, उस क्रिया को हम यहाँ सीखेंगे। तो ये परिवर्तन एक जैसा नहीं है, परिवर्तन हर काल आयु में अलग-अलग हो रहा है
और कैसे हो रहा है, जिसमें मनोविज्ञान आपका विशेष ध्यान आपको देगा और आपको सिखाएगा कि आप कैसे एक भरी कक्षा में 150 बच्चों के बीच बैठे हुए हैं, 150 बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, आपको प्रत्येक के मन को कैसे जानना है, आपको प्रत्येक के भावनाओं को कैसे समझना है, आपको प्रत्येक की समस्याओं को कैसे समझना है। और मिनट आपके पास केवल 25 से 35 मिनट आपके पास होंगे कक्षा में रहने के लिए। उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो हमने कहा कि ये करने से पहले हमें जानना है कि मनोविज्ञान आया कहाँ से, इसका कार्य क्या है, भारत में था या नहीं था। तो इसके लिए हमने अध्ययन किया कि भाई मनोविज्ञान किसी विषय से उत्पन्न हुआ है और वो एक उस विषय की एक छोटी सी शाखा था। उस विषय का क्या नाम था? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की जननी कौन सा राष्ट्र है? भारत। भारत। और दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान की उस शाखा का क्या नाम था जिसमें उसे पढ़ाया जा रहा था? मानसिक दर्शन शास्त्र। मानसिक दर्शन शास्त्र। उस मानसिक दर्शन शास्त्र को किस वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने मनोविज्ञान के रूप में प्रयोग किया था? क्या नाम था उसका? रुडोल्फ गोएकली। रुडोल्फ गोएकली। किस सन में उसने प्रयोग किया इस शब्द का? 1590 में। कब किया? 1590 में किया। 1590 में। तो आप सोचिए, वो 20वीं सदी थी जब वो उसको क्या करने जा रहा था, प्रयोग कर चुका था। और 20वीं सदी में भारत ने अपने यहाँ मनोविज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। उस प्रयोगशाला का पहला निर्माता यानी कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को बनाने वाले का क्या नाम था? एनएनजी सेन। एनएन सेन। क्लियर? तो एनएन सेन ने जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की वो कहाँ स्थापित की? कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और दूसरी प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? मैसूर विश्वविद्यालय। बनाने वाले कौन थे? गोपाल। हाँ, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। गोपाला स्वामी। कौन थे? गोपाला स्वामी। भारत में मनोविज्ञान किस किन विषयों के अंदर पढ़ाया जा रहा था? उसके तत्व कहाँ कहाँ समाहित थे? वेद, उपनिषद, षड दर्शन में और दर्शन शास्त्र, दर्शन को क्या बोलते हैं, वेद, उपनिषद और षड दर्शन में थे इसके। वेरी गुड। दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी वो क्या कहा उन्होंने कि क्या है मनोविज्ञान? क्या कहा उन्होंने कि कैसे अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान का, या उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान। चेतना का, अर्ध चेतना का और अचेतना का करा जाता है। या ये कहा उन्होंने कि इसके अंदर ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण समाविष्ट हैं, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी कर्म इंद्रियों को एक्टिवेट कर रही हैं और वो कर्म इंद्रियां आपको अंतःकरण के उस पटल में जहां आप बात करते हैं, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार की आप बात करते हैं, और अहम में आपका चेतना, आपका अर्ध चेतना और अचेतना का पार्ट कैसे एक्टिवेट होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिक्टेट करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए हमने लिया था रावण का चरित्र और राम का चरित्र। दोनों में ही वो भाव था, लेकिन भाव के स्वरूप में था और कैसे प्रदर्शित हो रहा था उनके चित्त से, उसको संसार जान रहा है और दोनों ही लोगों को आज याद करता है, लेकिन किसी को सत क्रिया के लिए और किसी के लिए असद क्रिया के लिए क्या करता है? याद करता है। तो यहाँ पर मन को साधने वाला कहा, और मन को साधने का कार्य आपका चित्त, अर्धचित्त और अवचेतन मन किस तरीके से करता है उसका अध्ययन हमने करना जाना। भारत के वेद, आपके उपनिषद और षड दर्शन में सारे तत्व मनोविज्ञान के समाविष्ट थे, किंतु हम उसे जब उस मन, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इसको जब हम ठीक से क्लियर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो अव्यवस्थित ज्ञान किसी एक ग्रंथ के अंदर समाहित नहीं हो सका। जैसे वेद है, हमने कहा 4 वेद के अंदर आ गए,
पुराण हैं तो हमने कहा सारे पुराणों को पुराण के नाम से जाना जाएगा। उपनिषद है तो उपनिषद के नाम से। ऐसे ही मनोविज्ञान एक अलग से अगर ग्रंथ होता तो हम उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। हमें ढूंढना पड़ रहा था उन तत्वों को, उन कॉन्सेप्ट को उसके अंदर से। तो भारत में वो ज्ञान क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। लेकिन जब NN सेन ने और गोपाला स्वामी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय में 1916 में मनोविज्ञान की पहली और दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की, तो उसके बाद एक सतत प्रक्रिया प्रयोग की क्या होगी, प्रारंभ हो गई। तो इतना हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। आज हम इससे आगे चलेंगे और मनोविज्ञान का पाश्चात्य जगत में किस तरीके से पदार्पण हुआ, क्यों वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हम अधिक अच्छे से पढ़ते हैं और एक अच्छे अध्यापक बनने में उनके बताए गए दिशा निर्देशों का, उनके प्रयोगों का पालन करते हैं और उसको पालित कर कर हम अपने जीवन में आचरित करने का प्रयत्न करते हैं। जबकि वो सारा जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये सब तो है हमारे शास्त्रों में, सारी चीज़ें हैं शास्त्रों में, ये बात कही गई है, लेकिन हम ये केवल जैसे आप पढ़ते हैं आप उसको जानते हैं, वो कहीं इस तरीके से आप लोगों के पास वो क्षमता है कि आप उसको निकाल कर एक ग्रंथ का, भव्य ग्रंथ का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद जो आचार्य आए उन्होंने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उसके ढूंढे, लेकिन अभी भी अथाह भंडार उन शास्त्रों के अंदर, वेद के अंदर, पुराण के अंदर, उपनिषदों के अंदर, षट दर्शन के अंदर वहाँ समाहित है, उसमें अभी भी रिसर्च की आवश्यकता है। तो कैसे वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया, उसके बारे में हम जानते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। इतना क्लियर हो गया सभी को? जी जी मैम, जी मैम, जी स्क्रीन दिखने लगी? हाँ जी, जी मैम। तो हमें अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को जानने के लिए हमने शिक्षा के अर्थ को जाना और अब हम मनोविज्ञान के अर्थ को जान रहे हैं। जब इन दोनों के अर्थ को हम जान चुके होंगे तब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इतना अध्ययन हमने कर लिया है जितना मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। मनोविज्ञान के अंदर पशु पक्षी और मनुष्य दोनों के व्यवहार का अध्ययन होता है और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर केवल शैक्षिक पृष्ठभूमि में पढ़ने वाले लोगों का अध्ययन होता है। अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र रूपी एक वट वृक्ष का एक शाखा के रूप में था, जो इतना पल्लवित और पुष्पित हो गया कि उसका एक सेपरेट डिसिप्लिन में बनने के लिए तैयार हो चुका था। उससे एक बीज झड़ा, जमीन पे गिरा और वो जमीन पर गिरकर अंकुरित हुआ और उसे सही पोषण, वातावरण, धूप, छाया, बारिश, खाद समय से दी गई तो वो एक विशाल वृक्ष के रूप में स्वयं को स्थापित कर पाया। वो विशाल वृक्ष एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में वर्तमान में स्थापित है। मनोविज्ञान अपने आप में एक विशाल वृक्ष बन चुका है जिसकी भी अनंत शाखाएं आज डेवलप हो चुकी हैं। उन शाखाओं का नाम है सैन्य मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, दर्शन मनोविज्ञान, भौतिक मनोविज्ञान। जैसे जिस भी नेचर के व्यवसाय को जिस भी क्षेत्र के लिए आप अपनाएंगे उस क्षेत्र की शाखा साइकोलॉजी में डेवलप हो जाएगी। तो जैसे दर्शन शास्त्र एक विशाल वट वृक्ष था, आज मनोविज्ञान स्वयं को एक विशाल वट वृक्ष के रूप में स्थापित कर चुका है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने लंबी दूरी, लंबी यात्रा तय की है। तो सेपरेट डिसिप्लिन का अर्थ आप जान चुके होंगे, मैंने आपको बताया था। डिसिप्लिन से अर्थ यहाँ पे उस डिसिप्लिन से नहीं है जो आप जानते आ रहे हैं अभी तक, यहाँ अर्थ है इसका विषय से। एक ऐसा विषय जिसको पढ़ाने का अपना एक क्षेत्र है, जिसको पढ़ने वाला निश्चित है, पढ़ाने वाला भी निश्चित है, जिसका स्थान निश्चित है, जिसका पाठ्यक्रम निश्चित है, जिसकी विधियाँ निश्चित हैं और जिसके उद्देश्य क्या हैं, निश्चित हैं। तो जिस भी विषय के ये सारी चीज़ें निश्चित हो जाती हैं वो अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन, एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग मैं कहूँ संकाय बनकर तैयार हो जाता है। साहित्य संकाय, ज्योतिष संकाय, वेद पुराण संकाय, विज्ञान संकाय, कला संकाय, तो इनका अपना क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। पढ़ाने वाला क्या होगा, निश्चित होगा। पढ़ने वाला भी क्या होगा, निश्चित होगा। उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, निश्चित होगा।
उसके उद्देश्य क्या होंगे? निश्चित होंगे। उसकी समय क्या सीमा क्या होगी? निश्चित होगी और उसकी समय सारणी भी निश्चित होगी। तो साहित्य वाला साहित्य की अच्छी जानकारी रखता होगा और ज्योतिष वाला ज्योतिष की बहुत अच्छी जानकारी रखता होगा, चूंकि उसने अपने को उस धारा की ओर क्या कर लिया? मोड़ दिया था। तो इसीलिए विज्ञान वाले विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते हैं, कला वाले कला के क्षेत्र में बढ़ते हैं और इस तरीके से हम बढ़ते ही चले जाते हैं। तो मनोविज्ञान भी आज एक अलग वृक्ष के रूप में स्वयं को विकसित कर चुका है और इसने बहुत समय लिया इसको विकसित होने में, चूँकि दर्शन शास्त्र से अलग होना, फिर ज़मीन पे बीज के रूप में गिरना, फिर उस ज़मीन में अपनी जड़ों को टिकाना, फिर उसको वातावरण के अनुकूल बनाना और फिर विकसित होना। तो पेड़ की एक जो प्रक्रिया होती है, ठीक वही प्रक्रिया मनोविज्ञान ने भी अपनाई। अब हम जानते हैं इसका पाश्चात्य दृष्टिकोण कैसा रहा है। जैसे हमने जाना कि यहाँ पर ये 20वीं सदी तक दर्शन शास्त्र की शाखा रहा है और 20वीं सदी के बाद इसने स्वयं को विकसित किया। ठीक वैसे ही पाश्चात्य को भी हम कहें तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान विकसित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। लेकिन इन्होंने जो मनोविज्ञान का इतिहास है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहा मनोविज्ञान, सबसे पहले कहा कि मनोविज्ञान वो है जो आत्मा का अध्ययन करता है। फिर उसके बाद कहा मनोविज्ञान वो है जो चेतना का अध्ययन करता है। फिर कहा कि मनोविज्ञान वो है जो मस्तिष्क का अध्ययन करता है और अंत में कहा कि मनोविज्ञान वो है जो व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके लिए वुडवर्थ ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में ये व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। बस यही इतिहास है। चूँकि हमने पढ़ा कि भारत में हम आत्मा को स्पष्ट नहीं कर पाए, हम मन को स्पष्ट नहीं कर पाए, हम बुद्धि को स्पष्ट नहीं कर पाए, तो वेस्टर्न इससे कैसे अछूता रह जाता। वेस्टर्न ने कहा कि ये पहले आत्मा की ओर गया, फिर ये मन की ओर गया, फिर ये चेतना की ओर गया और अब ये व्यवहार की ओर है और व्यवहार का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन को अपने आप को कंठस्थ कर लेना है, मस्तिष्क में बिठा लेना है। यही मनोविज्ञान का इतिहास है कि चाहे भारतीय दृष्टिकोण से हो चाहे पाश्चात्य दृष्टिकोण से हो। आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे सबसे पहले थे प्लेटो। प्लेटो ने कहा इस विषय के अंतर्गत मनुष्य की आत्मा का अध्ययन किया जाता है और ये धारणा लगभग 16वीं सदी तक चलती रही। क्योंकि हमने कहा 20वीं सदी में मनोविज्ञान एक विषय के रूप में, एक सेपरेट विषय के रूप में आया और आत्म तत्व का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है आपका दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। प्लेटो के बाद उनकी कथन को समर्थन दिया अरस्तु ने, उनके शिष्य अरस्तु ने। अरस्तु के बाद उनके शिष्य डेकार्टे ने इनकी इस विचारधारा को आगे प्रसारित करने का कार्य किया कि आत्म तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो बताता है कि मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक, प्रेरक और नियंत्रक तत्व कौन सा है। आत्मा बताएगी कि इसने ये क्यों किया, वो कारण बताएगी। वो बताएगी कि इसको प्रेरणा देने वाला कौन था और इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, वो उसको भी आपके सामने प्रसारित कर लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सामान्यता देखें तो आप सभी उत्तराखंड के निवासी हैं और आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ आपकी खोई पाई हुई होती है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ देवता निवास करते हैं, देवता विराजित होते हैं और आत्मा आपको बता देती है कि भाई क्या सही और क्या गलत है, कौन सही और कौन गलत है। तो हम क्या करते हैं, हम कारण भी पता करवाते हैं किस कारण से ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हम उसको कौन प्रेरित कर रहा है सही गलत करने के लिए उसको भी पता करवाते हैं और उसके जीवन पे किस व्यक्ति की छाप, कौन उसका कंट्रोलर है, किसके हाथ में उसकी कंट्रोलिंग पैनल है, किससे वो संचालित हो रहा है, उसको भी पहचानने का हम प्रयत्न करते हैं। तो इस आधार पर अगर इस शब्द को हम विभेदित करके देखें तो साइकोलॉजी शब्द
एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है और इसको आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है। साइकोलॉजी किस लैंग्वेज का सेंटेंस है? तो ग्रीक लैंग्वेज का सेंटेंस है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है सोल यानी कि आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। अर्थात द साइंस ऑफ सोल को हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे, आत्मा का विज्ञान। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाकर इसको डिफाइन करना है। इसके लिए फ्लो चार्ट आपके लिए दर्शाया गया है। किंतु यहाँ डिफिकल्टी क्या आई कि हमने इसको आत्मा तो कह दिया, लेकिन उसका आधार क्या था हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाए। हम नहीं बता पाए कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यह कहाँ रहती है, इसका अध्ययन कैसे संभव है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि उसको भूत बाधा हो गई और उसको भूत दिखाई दे रहा है। तो उसको दिखाई दे रहा है, क्या वो किसी को उस चीज को प्रूफ करके बता सकता है? नहीं, केवल वही उससे क्या हो रखा है? प्रभावित हो रखा है। हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को वो दिख भी रहा है और उस व्यक्ति को क्या हो रहा है? महसूस भी हो रहा है। और ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि आप जानते हैं जब आपका आत्म जागरण हो जाता है, जिसे योग में कहा जाता है आपका जिसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं, अपना 7वां चक्र जागृत करना। जैसे ही आपका 7 चक्र जागृत हो जाता है, जो कि आपके मस्तिष्क के मध्य में है, दोनों नेत्रों के मध्य में है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान भोलेनाथ के मध्य में उनका तीसरा नेत्र है, तो वही हमारा वो चक्र है। और जैसे ही वो चक्र जागृत हो जाता है तो हम इह लोक और उह लोक यानी इस लोक और उस लोक दोनों जगह की जो दीवार होती है उसको लांघ जाते हैं और हमें वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं जो हमें नहीं दिखनी चाहिए सामान्य मनुष्य होने के नाते। तो ऐसी स्थिति में उसका उस समय, जिसको हमने ये भी कहा, चूँकि हम ग्रहों की चर्चा भी करते हैं, हमने कहा उसका ग्रह वीक हो गया है और वो इस स्थिति में इसलिए पहुंच गया, उसकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। तो वो एक साइंस है, अलग ही साइंस है, उसको हम यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे, लेकिन सामान्य कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पर हम नहीं स्पष्ट कर पाए कि आत्मा कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कैसा उसका स्वरूप है और वो किस तरीके की जो प्रदर्शन है वो किस तरीके का करती है। तो इसको स्पष्ट ना कर, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते वो बात मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? नहीं, तो वो क्या कर दी जाती है? छोड़ दी जाती है। जो विडवर्थ ने कहा था अपनी डेफिनेशन में कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का क्या किया? त्याग किया और इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। जैसे ही ये नकरा तो नया कॉन्सेप्ट उभर के सामने आया कि भाई अगर मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है तो फिर किस चीज़ का विज्ञान है? तो नए साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने कहा ये द साइंस ऑफ माइंड है, ये आत्मा द साइंस ऑफ सोल नहीं है, बल्कि साइंस ऑफ क्या है? माइंड है। 17वीं सदी में इन्होंने कहा कि जितनी भी क्रियाएं संचालित हो रही हैं उस क्रिया का कारक, प्रेरक और नियंत्रक ये तत्व कौन है? मनुष्य का मन है। उससे सारी चीज कौन करवा रहा है? उसकी आत्मा नहीं करवा रही है, बल्कि कौन करवा रहा है? उसका मन करवा रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा आज खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा आज सोने का, मेरा मन नहीं कर रहा आज किसी से बात करने का, मेरा मन नहीं कर रहा आज वहां जाने का। कहते कि नहीं कहते हम? जी मैम। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? सब चीज हमको करवा रहा है कौन? हमारा मन करवा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा साइंस ऑफ माइंड। साइकी और लोगस का अर्थ कहा माइंड और विज्ञान का अध्ययन। इस विचारधारा को कहने वाले थे, जैसे उसमें आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे सबसे पहले? अरस्तु, प्लेटो या प्लेटो। अभी तो इतने अच्छे से अध्ययन करवाया, या तो नोटबुक में लिख नहीं रहे हो, केवल सुन रहे हो। आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे प्लेटो। किसके शिष्य थे प्लेटो? अरस्तु के में शायद। और कोई? तो सुकरात कौन थे फिर? उनके शिष्य?
जी मैम, सुकरात के शिष्य। फिर सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुए डेकार्टे। और ऐसे ही ये धारा आज भी चल रही है। गुरु शिष्य परंपरा से आप लोग हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए, चूंकि दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर ये चर्चा आती है वेस्टर्न फिलोसफर की। तो सुकरात जिन्होंने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था? किस विधि का प्रतिपादन किया सुकरात ने? अभी चर्चा प्रश्नोत्तर विधि मैम। प्रश्नोत्तर विधि की। उस प्रश्नोत्तर विधि ने ही प्लेटो को प्रश्न दिया था कि आखिर हम व्यवहार किस चीज़ के आधार पर करते, कौन हमसे व्यवहार करवाता है, अच्छा व्यवहार और बुरा व्यवहार। तो उनको जवाब मिला हमारी आत्मा, हमारा सोल। चूँकि आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट उस समय चलता रहा होगा, तो उन्होंने कहा हमारी आत्मा है जो हमसे सब कुछ करवाती है। और उनके कहे हुए कथन पर ही अरस्तु और डेकार्टे और उनके आने वाली जो पीढ़ियाँ थी गुरु शिष्य परंपरा की, वो चलती रही। और कब तक चलती रही? 17वीं सदी जब तक नहीं आ गई। 17वीं सदी में आकर इन सब की बात को नकार दिया गया। कहा आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, कहाँ पे रहती है, कैसी दिखती है, कैसा स्वरूप है उसका, आप प्रदर्शित करके दिखाइए हमको। तो ये नहीं कर पाए और इस कॉन्सेप्ट को, इस विचारधारा को यहीं पे त्याग दिया गया और नई विचारधारा हमारे सामने आई, द साइंस ऑफ माइंड, यानी मन का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले जो विचारक थे, उसमें पहला नाम आता है पोम्पोनाजी का। उसके बाद आता है लिपनिज, फिर आते हैं हॉब्स, फिर आते हैं लॉक, फिर आते हैं कांट। ये सारे लोग ये मानते थे कि जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, सही व्यवहार, गलत व्यवहार, नैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यवहार, वो सारा व्यवहार हमारे मन और मस्तिष्क के द्वारा क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तब हम उस व्यवहार को कर पा रहे हैं। तो ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि मन का विज्ञान कहने वाला पहला कौन था। तो पोम्पोनाजी थे जिन्होंने कहा था कि मन का विज्ञान है। फिर उनके समर्थक थे लिपनिज, हॉब्स, लॉक, कांट। ये बहुत महत्वपूर्ण रहे आगे चलकर। जिन्होंने कहा था, लॉक ने कहा था कि भाई कोई भी एक बच्चा दे दो कि भाई जैसे बनाना है हम उसको वैसे बना लेंगे। कांट भी आगे जाके बहुत आपके लिए सहयोगी हुए टीचर्स के लिए। तो इन्होंने 1870 यानी कि जो आपकी 18वीं सदी आई, वहाँ तक ये सारी बातें हुई कि मन का विज्ञान है, आत्मा अनुआत्मा कुछ नहीं होती है। लेकिन ये भी ठीक वैसे ही सही जवाब नहीं दे पाए जैसे कि वो नहीं दे पाए थे। इन्होंने कहा कि जो मन को या मस्तिष्क को संचालित करता है, वो संचालित करने वाला है हमारी चेतना, हमारी चित्त। जैसा अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन जिसने गंभीरता से नहीं सुना और मैं कल की कक्षा में फिर प्रश्न करूँ आपसे, तो क्या वो मुझे जवाब दे पाएगा? जी नहीं। जी नहीं। नहीं मैम। नहीं दे पाएगा ना। तो मन के कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए हमारे पास चेतनावादी आ गए और इन चेतनावादियों को कहा जाता है संरचनावाद, जो आज बहुत ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन में आता है। कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहा जाता है? संरचनावाद या रचनावाद? रचनावादी अध्यापक कैसा होगा? ये बहुत कॉन्सेप्ट में आता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है आप क्या रचनावादी अध्यापक हैं? अगर हैं तो बताइए कैसे हैं। तो रचनावादी अध्यापक कभी भी किताबों पे डिपेंड नहीं होता है, उसको क्रिएशन करना पसंद होता है, वो क्रिएटिव वर्क का होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकाल लेता है लॉजिकल, और उस लॉजिकल को अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयत्न करता है, ना कि किताब में क्या कहा गया है उसी को ढूंढकर, उसी को बताकर और उसी को उतना ही कहकर काम समाप्त कर दें। ये कितने पेज की स्लाइड है जो मैंने आपको शेयर की समूह में? 22 पेज की। 22 पेज की। 22 पेज को 1 घंटे में पढ़ाना मुमकिन है कि नहीं है? अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो मुमकिन है। मुमकिन तो है, पर उस तरीके से समझ नहीं आ सकता। मुमकिन है ना, अगर मैं चाहूँ तो। जी मुझे केवल यही तो बताना है कि जी। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर
उसको मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का विज्ञान का। मैंने लिखा हुआ है, अब इसमें से देख लेना किसने कहा है। इतना कहकर मैं 10 स्लाइड को लांग कर फिर 11वीं स्लाइड पे चली जाऊँ और वहाँ जाके बताऊँ मनोविज्ञान के कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 ये हैं, और समाप्त करके फिर 12वीं पे चले जाऊँ और ऐसे करके 22 स्लाइड पर पहुँच जाऊँ। तो चाहें तो 15 मिनट में ये सारी स्लाइड ख़त्म हो सकती है, और अगर देखना चाहें तो 1 महीना भी इसको अच्छे से समझने के लिए क्या है, कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का नॉलेज क्या करना चाह रहे हैं, प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो ठीक वैसे ही साइकोलॉजिस्ट भी रहे होंगे कि वो अध्ययन करते थे, विश्लेषण करते थे, विचार करते थे। तो जो रचनावादी अध्यापक हैं वो क्या करेगा, केवल ये 22 स्लाइड को ऐसे नहीं पढ़ा देगा कि ये देखो लाइन लिखी हुई है और मैंने यहाँ से किया और संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया या हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, काम समाप्त हो गया मेरा। वो क्या करेगा, इस शब्द को लिखा क्यों गया है स्लाइड में, हमने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों ये स्लाइड में इसको देने की आवश्यकता पड़ी, वो उसके इम्पोर्टेंस को आपको बताने का प्रयत्न करेगा। इन लोगों को ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्रश्न में आ सकता है कि भाई मन का विज्ञान कहने वाला था कौन व्यक्ति जिसने इसको मन का विज्ञान कहा था। तो विद्यार्थी उसको जाने, इसके लिए इसकी आवश्यकता स्लाइड में आन पड़ी। तो संरचनावादी अध्यापक हमें आज की डेट में आवश्यकता है। ऐसे रटे रटाए ज्ञान की, रटंत विद्या वाली, मौखिक विद्या देने वाले, बिना टूल का यूज करने वाले, बिना टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है कि कोरोना फिर से आ जाए और वो हमारी शिक्षा की धारा को रुकने ना दे। हमें ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को घर में रहकर ही इतना स्मार्ट बना दे कि जब वो 1 साल के बाद वापस आएँ तो वो बता सकें कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या हमने पढ़ लिया है। कोरोना का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ये रहा कि वो 3 साल रहा और सभी विद्यार्थियों को 3 साल बैक लेकर चला गया, पीछे लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का जो वे होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, जिस तरीके से समझाया जाना था वो समझाया नहीं गया, जिस तरीके से समझना था वो समझ नहीं पाए, खाली पास हुए और अगली कक्षा में बढ़ गए। ये 3 साल का जो खामियाजा है विद्यार्थी को आजीवन झेलना पड़ेगा। तो आपको रचनावादी अध्यापक बनने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति आए तो मैं कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से विद्यार्थी को विषय से जोड़े रख सकता हूँ। हम 19वीं सदी में प्रविष्ट हुए, जहाँ से पहले मन का विज्ञान चल रहा था, जिससे पहले आत्मा का विज्ञान चल रहा था, और अब हम आ गए थे चेतना के विज्ञान में। हमने कहा जो भी क्रिया हम संचालित करते हैं वो हमारा चित्त हमसे करवाता है और उसी के द्वारा हम व्यवहार करते हैं। किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया तो मेरे उसमें उस समय क्रोध का भाव था, मैंने इसलिए उसको 2 थप्पड़ मार ली थी क्योंकि मैं उस समय क्रोधित हो रखा था। किसी ने मुझे गाली दी, मुझे क्रोध आया, मैंने उसको वापस रिटर्न गाली दे दी क्योंकि उस समय मैं क्रोध में था। किसी ने मुझे मारा, मैं रोने लगा, उस समय रो रहा था क्योंकि उसने मुझे मारा और मुझे दर्द हो रहा था उस समय, जिस समय की वो घटना घटित हुई है। तो चेतना केवल और केवल उसी टाइम की बात करती है जिस समय वो घटित हो रही हो, उसके आगे और उसके पीछे से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसने कहा जो भी क्रिया व्यक्ति करता है उसका जो कारण होता है, उसका जो प्रेरक होता है और जो उसका नियंत्रक होता है उसकी चेतना होती है, क्योंकि उसकी चेतना उससे ऐसा करवा रही है। और जैसे ही हम अचेत हो जाते हैं, यानी कि सड़क में चल रहे हो तो पता है कहाँ तक पहुँच गए, और उसके बाद जब आंखें खुली दोबारा तो आपने पाया आप नाली में गिरे हुए हो, तो कौन सी स्थिति थी ये? चेतना की स्थिति थी? अचेतन की स्थिति। क्या थी? अचेतन की स्थिति। अचेतन की स्थिति। आपको पता ही नहीं है कि मैं गिरा क्यों नीचे। फिर वहां नाली में गिरे हुए जब होश आया तो भीड़ से गिरे हुए थे, हर जगह से लोग खड़े हो रखे थे, वो देख रहे थे नाली में व्यक्ति क्यों गिरा है। और किसी ने कहा शराबी है, इन लोगों का काम ही यही है, जबकि आपने शराब भी नहीं पी थी। तो जब आपके लिए मेडिकल टीम आएगी वो बताएगी कि भाई इनका बीपी डाउन चला गया था या इनका कोई और दिक्कत इनको हो गई थी, तब जाके धड़ाम से क्या हो गए, गिर गए थे। लोगों ने सामान्य कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या बना लिया?
पिए हुए थे। नाली में गिरा है, इसका दारू अर्थ पी है रखी थी। इसने क्या कर रखा है, ड्रिंक कर रखा है। और ये लोग ऐसे ही गिरे हुए रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर नाली में गिरने वाला क्या हो, शराबी हो। कई बार पिया हुआ हो। अस्वस्थ होने के कारण भी ऐसी स्थिति आ सकती है। तो जी। इसमें कहा गया द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। चेतना का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया। वही सारी चीज़ें चल रही हैं। कॉन्शियस, साइकी का अर्थ कॉन्शियस, लोगस का अर्थ विज्ञान कहा गया, द साइंस ऑफ कॉन्शियस इसको कहा गया, अर्थात चेतना का विज्ञान कहा गया। इस विचारधारा को जिन्होंने समर्थन दिया, जैसे आत्मा को कहा प्लेटो ने, अरस्तु, डेकार्टे ने, और आपको मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा पोम्पोनाजी ने, लिपनिज ने, हॉब्स ने, लॉक ने, कांट ने कहा। वैसे ही चेतना का विज्ञान कहने वाले आपके पास जो मनोवैज्ञानिक आए, और वेरी 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 इम्पोर्टेंट, यहाँ से मनोविज्ञान आधुनिकता के अंदर आ गई और एक सेपरेट किताब भी बन गई, सारी चीज़ें डेवलप हो गई, प्रयोग होने लगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और आज वो एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। वो भी बहुत ही समृद्धशाली वृक्ष जिसकी कई सारी अनंत शाखाएं हैं, विलियम वुंड। जैसे भारत में आपके एन सेन ने पहली प्रयोगशाला बनाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में, वैसे ही 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसका एट प्रेजेंट नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ये हाईलाइट किया गया है डार्क उससे, इसका अर्थ है यह आपको गंभीरता से याद रखना है। विलियम वुंड 1879 जर्मनी, लिप्जिग विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की गई, और इसको स्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे, जबकि भारत में 1916 में हुआ। कितने वर्ष के बाद? 37 वर्ष के बाद था जी जी। एक शताब्दी के बाद वहाँ आपका शुरू हो गया 1879, और अब हम पहुँच गए 1916 में, जाकर हम भारत में पहली प्रयोगशाला बना पाए। तो संसार की पहली प्रयोगशाला बनी मनोविज्ञान की, और उसको बनाने वाले थे आपके विलियम वुंड। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद चेतना, इन्होंने कहा कि भाई जो आपका साइकोलॉजी है वो चेतना से चलता है, चित्त से चलता है। जितना आप ध्यान में रखते हैं, जितने जिस चीज़ के संपर्क में रहते हैं, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, और बाकी जैसे ही आप संपर्क से हटते हैं, वो चीज़ें आपके लिए उसका महत्व और आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो ये बात ये कह चुके थे। इसके बाद इनका समर्थन किया विलियम जेम्स ने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन। इन्होंने 1890 में पहली पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थी, और इसी पुस्तक ने मनोविज्ञान की आधारशिला रखी और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया और एक अलग विषय के रूप में स्वयं को स्थापित कर दिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी मैम। जी मैम। जी। क्या हुआ? 1879 में हमारे पास प्रयोगशाला आ गई, और 1890 में 90 में हमारे पास एक किताब आ गई। यानी कि इतने प्रयोग हो चुके थे कि अब एक किताब बढ़िया सी लिखी जा सकती थी। और उस किताब के बनते ही दर्शन शास्त्र रूपी जो विशाल वृक्ष था, उससे जो बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था, पल्लवित पुष्पित हो रहा था, वो खुद एक बड़ा वृक्ष बन गया और खुद ही फल देने लगा। और उसको विकसित करने में जिसने जड़ का काम किया, रूट देने का काम किया, धरातल देने का काम किया, उस धरातल का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा क्या की गई थी? लिखी गई थी।
और उसने दर्शन शास्त्र से उसको पूरी तरीके से अलग कर दिया। कहा अब मुझे किसी सहयोग और शाखा की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है बात? जी जी मैम। जी मैम। तो विलियम वोंट और विलियम जेम्स, इनको आप याद रखेंगे। फिर इन्होंने, विलियम जेम्स ने क्या किया, 1890 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दूसरी प्रयोगशाला निर्मित कर ली। पहली प्रयोगशाला कहाँ बनी? जर्मनी विश्वविद्यालय। जर्मनी के जर्मनी लिप्जिग में। विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स के नाम से जाना बहुत जाता है। ऑप्शन में ये ना दिया हो तो इसलिए इसको लिखा गया है, ये दिया होगा तो आप इसको ये मत कहना कि लिप्जिग नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो क्या लिखा होगा वहाँ पे? कार्ल मार्क्स लिखा होगा। उस स्कूल का, उस विश्वविद्यालय का नाम क्या हो चुका है वर्तमान में? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो चुका है। ठीक है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स ने दूसरी मनोविज्ञान की स्थापना की और 2 इन प्रयोगशालाओं ने न जाने कितने प्रयोग किए। आज भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व उनका लाभ लेता है, उनसे प्रेरित होता है। इनके साथ सहयोग करने वाले थे टिचनर, फेचनर और जेम्स ली। इन्होंने कहा कि सारी चीज़ें चेतना कंट्रोल करती है, चेतना से चलती है। जो चीज़ अभी घटित हुई नज़रों के सामने है वही सत्य है, उसके बाद हटते ही सब चीज़ असत्य हो जाएगी, सब हट जाएगी, सब मिट जाएगी। तो इस बात को चैलेंज देने के लिए कुछ और आ गए, जिसमें बहुत बड़े आलोचक इनके हुए मैकडूगल। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने आज मर्डर कर दिया और उसको भुला दिया जाएगा, उसके इस अतीत को भुला दिया जाएगा। उसका अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। सत्य या असत्य? जी सत्य में। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि केवल चेतना ने उस समय कर लिया था, वो हो गया है, घट गया है, खत्म कर दो उस बात को, भूल जाओ उस बात को। भारत जैसे राष्ट्र में जो कि मूल्यों का संरक्षक है, जब आप शादी ब्याह करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं 2 लोग, तो इधर का पक्ष और इधर का पक्ष, दोनों पक्ष न जाने कितनी पीढ़ियों पीछे तक चले जाते हैं। क्यों जाते हैं ऐसा? उसके मूल को पहचानने के लिए। केवल मूल को पहचानना एक उद्देश्य है कि भाई ये अपनी जाति का है कि नहीं है, अपनी बिरादरी का है कि नहीं है, केवल ये पहचानना उद्देश्य है? बताइए। सभी बुद्धिस्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जगत जुड़ा हुआ है, आप सब ज्ञाता हैं और ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। हम साइकोलॉजिकल तरीके से उसे अब क्लियर करके देख रहे हैं। उसके कई वो हो सकते हैं मैम कारण। जैसे वही मैं जानना चाहती हूँ, चूँकि आप सब तो विवाह अनुष्ठान भी करवाया करते हैं, आशीर्वाद दिया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मान लीजिए किसी ने पंडित के रूप में रख लिया कि पंडित जी वहाँ लड़की देखने चलना है और जांच पड़ताल करनी है, तो क्या भारतीयों का उद्देश्य केवल ये जांचना था कि भाई अपनी जाति बिरादरी का है कि नहीं है? केवल इस उद्देश्य से जाते थे वहाँ पे? और इतनी पीढ़ियों का निरीक्षण केवल इसलिए हो रहा है? नहीं मैम, इसका कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ सगोत्री देखते थे वो कि क्या बोलते हैं, सगोत्री अपनी है और फिर उसका एक ऐसा रहता है कि क्या बोलते हैं उनकी जब इंडिया में कुछ ऐसा काम तो नहीं करा हुआ पीछे, ताकि आने वाले समय में हमारे को भी दिक्कत हो इसमें। जैसे अगर किसी के उसमें मर्डर इत्यादि का केस चला होगा और हम उस परिवार में विवाह करवा दें तो शायद हो सकता है हमें भी कोई दिक्कत हो जाए। इस प्रकार से हम उनके आगे से आगे, पीछे से पीछे पीढ़ियों को जानते थे। और कोई अन्य? इन्होंने कहा सगोत्री और कोई क्रिमिनल तो नहीं है इस चीज़ को जानना, और कुछ निकल के नहीं आ रहा है फ्रूटफुल, क्योंकि आप केवल कहने वाले नहीं होने चाहिए कि भारत में मनोविज्ञान था। इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी छुपी हुई है, जहाँ विवाह संबंध आयोजित होते हैं। केवल जयपाल सुन रहा है या बाकी और किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ नहीं है? दे रहा है मैम, सुनाई दे रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा है। फिर
अभी तो इतना बढ़ चढ़ मुख्यतः कर मैं रिस्पॉन्स आना चाहिए था। आप सब अनुष्ठान वगैरह करवाया करते हैं, यजमान के घरों में जाया करते हैं, आप किसी को सजेस्ट किया करते हैं, आप भविष्य हैं भारत का। और ऐसी स्थिति में ऐसा मैम मौन हो मुख्यतः तो जाना। हमारे यहाँ हुँ? मैम हमारे यहाँ तो इसीलिए मतलब कि इतना ज़्यादा पीछे पीढ़ियों में जाया जाता है, ताकि अगर ये मतलब कि जो अपने बारे में बता रहे हैं वह सत्य है कि नहीं है, उनके बारे में जानकारी है। कहीं अन्य देश के तो नहीं जो यहाँ आके बस गए, मतलब मूल यहीं के हैं या नहीं है, बाहर की पीढ़ी ऐसे करके, मतलब कुल मिला के मैम जाति एवं इत्यादि के लिए मैम हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ऐसा किया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी निकाली जाती हैं। हुँ। चलिए, इन्होंने जाति कह दिया कि जाति बिरादरी को देखना हमारा उद्देश्य होता है। हम शिक्षक हैं तो हमें तो उसमें जाना है जहाँ गहन ज्ञान, अध्ययन और विश्लेषण और चिंतन छुपा हुआ हो। तो बच्चों, अगर आप ऐसे मतलब आपके हाथ में जो सौंपा जा रहा है समाज का वो, और उसमें आपके पास जवाब ना हो, नहीं तो चिंता का विषय है। ये एक कारण आपने बताया, हो सकता है, क्योंकि है भी, किंतु इसके अलावा भी इसमें साइंस छुपी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर विलियम वुंट ने, जेम्स ने, टिचनर ने, जेम्स सली ने ये बात कह दी कि भाई चेतना से ही सारी चीज़ें होती हैं और उस समय घटित हो गया, और घटने के बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वर्तमान से, ना आने वाले पीछे अतीत से कुछ लेना देना। ऐसा नहीं था। हमारे जो बुजुर्ग रहे होंगे, जो हमारे मतलब जिनकी वंशावली हम हैं, वो ये सारी चीज़ें देखा करते थे। और गंभीरता से सुनिएगा, अगर विश्लेषण नहीं किया तो चिंतन अवश्य करना चाहिए। अपने दादा दादी, नाना नानी से पूछिए अवश्य। और अगर अध्यापक होने के नाते आप ये कह दें कि हम इसलिए रिश्ता देखते हैं क्योंकि हमें जाति बिरादरी देखनी है, तो आपने बहुत संकुचित नॉलेज लिया हुआ है। उसके पीछे कितना डीप साइकोलॉजी उन लोगों की रही होगी, विज्ञान उसमें रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट को जानने की आवश्यकता है। जैसे ही वर और वधू का चयन शुरू होता है, तो चयन करते हुए जो वर है उसके माता और पिता, ठीक है, क्योंकि जो पिता हैं उनका जो वंश है वो अलग होगा, और जो माता होगी उनका वंश क्या होगा, अलग होगा। अभी जब हम अगला कंटेंट आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे साइकोलॉजी में, तो ये चेन नज़र आएगी। अब यहाँ माता की भी माता और माता के भी पिता, उनका भी अपनी एक चेन होगी, और पिता के भी पिता और पिता की भी माता, उनकी भी अपनी चेन होगी। होगी या नहीं होगी? जी मैम। ठीक जी है। जी जाति एक अलग कारण हो सकता है, बिरादरी भी एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट था उनका कि मान लीजिए ये लोग हैं, और इधर से भी लड़की के भी माता और पिता और उनके भी माता और पिता, इनको देखा जा रहा है। तो यहाँ पर विज्ञान का एक नियम आता है, मेंडल का नियम। नाम सुना है कि नहीं सुना? जी मैम। कौन सा जी जी सिद्धांत दिया था इन्होंने, मेंडल ने? सुना है। कौन सा सिद्धांत दिया? अनुवांशिकता। आनुवांशिकता का। वेरी गुड, ये पता है। तो जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो क्या उसकी आनुवांशिकता को नहीं देखते हैं? इनकी पीढ़ियाँ किस तरीके की रही हैं, पीढ़ियों की रिश्तेदारी किन लोगों के साथ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है पीढ़ी से कितने आयु तक ये जीवित रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, अर्थात उनकी हेरिडिटियन तो ऐसा गुण नहीं देखा जा रहा है वहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पीढ़ियों से कोई रोग है जो सर्कुलेट होता हुआ आ रहा है, कोई रोग, दोष, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सर्कुलेट होती हुई आ रही है। और वो जब ये दो लोग मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो एक नई जीव को ये जन्म देंगे। तो वो नया जीव जो क्रिएट होगा वो केवल इन दो के गुणसूत्र से नहीं, बल्कि यहाँ जो मैंने कहा, माता की भी माता, उनके भी पिता, उनके भी पिता, उन सबका गुणसूत्र वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी और वो जी गुणसूत्र कहीं गड़बड़ा ना जाए, जिसको अभी जगपाल ने कहा कि कहीं सगोत्री तो नहीं, उसको गोत्र का नाम दे दिया गया, कहीं सगोत्री तो नहीं। अर्थात सगोत्र से क्या मतलब था? साइंस कहता है वन ब्लड ग्रुप वाला, यानी कि ओ पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, वो दोनों अगर आपस में मिल गए
और उनका विवाह संबंध जुड़ गया, और विवाह संबंध जुड़ने के बाद अगर कोई संतान पैदा होगी तो वो संतान कैसी होगी? डिफेक्टेड चाइल्ड पैदा होगी, डिसेबल्ड चाइल्ड पैदा होगी, जिसे आप दिव्यांग बच्चा कहते हैं। तो एक रक्त संबंध का क्या नहीं होना चाहिए? एक जैसा ब्लड ग्रुप वाले का शादी ब्याह नहीं होना चाहिए। उसको हमने किससे जोड़ दिया? गोत्र से जोड़ दिया कि एक जैसे गोत्र वालों का विवाह नहीं होना चाहिए, चूंकि वो कहीं ना कहीं उसका क्रिएटर एक होगा, और क्रिएटर एक होने से उनके रक्त का जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या होगा? एक जैसा होगा। आज हम दिव्यांग दिवस मनाते हैं। मैं पिछले 2-3 साल पहले एक लेक्चर दे रही थी भगवान दास में, दिव्यांग दिवस के दिन। तो मैंने स्टडी की और एक बहुत अच्छा पेपर उसमें क्रिएट किया था। जब मैं उसकी स्टडी कर रही थी तो स्टडी करते हुए मैंने पाया था कि एक वेस्टर्न में ये कॉन्सेप्ट चलता था बहुत पहले से, क्योंकि जब बहुत अधिक मात्रा दिव्यांगों की उत्पन्न होने लगी, बहुत अधिक बच्चे दिव्यांग पैदा होने लगे, तो उन्होंने जो चर्च, चूँकि हमारे धार्मिक संस्थान केवल धर्म को ही प्रभावित नहीं करते हैं या धर्म का ही ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि उस समाज को कैसे विकसित करना है इसका भी ध्यान देते थे। तो वहाँ प्रेस्टीज होती हैं, यानी चर्च जो होते हैं, और उस चर्च को संचालित करने वाला जो पॉप होता है, पॉप ने क्या किया, उसमें चर्च में विवाह करने जाते थे लोग। तो आजकल न्यू कॉन्सेप्ट चल रहा है विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना, कि भाई शादी करोगे तो रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। तो उस पॉप ने जब ये चीज़ देखी कि बहुत हमारे देश में दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? तो विदेश में तो ऐसा नहीं है कि भाई आप प्रेम विवाह नहीं करोगे, पसंद का विवाह नहीं करोगे। वहाँ आपको एक एज के बाद फ्रीडम दे दी जाती है कि आप अपनी पसंद से अपने जीवन साथी का क्या कर सकते हो? चयन कर सकते हो। भारत में बड़े बुजुर्ग आज भी निर्णय लिया करते हैं, हालांकि कहीं जगह परिवर्तन आ चुका है, किंतु बड़े बुजुर्ग अभी भी क्या लिया करते हैं? निर्णय लिया करते हैं। तो पॉप ने कहा कि भाई ऐसा कुछ रूल तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, राष्ट्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर उस राष्ट्र के सभी बच्चे दिव्यांग हो गए तो उसके विकास पर बहुत बुरा क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो विवाह करने आएगा वो 1 मास पूर्व जो उनका चर्च है, चर्च के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाएगा और अपना डिटेल उसमें देगा। और जैसे ही डिटेल दे दी जाएगी तो उसमें उनका डिटेल में जो रक्त का ब्लड ग्रुप है वो भी वहाँ पे पूछा रहता था। अब मान लीजिए इधर से बॉयज़ ने अपनी डिटेल दी, इधर से गर्ल्स ने अपनी डिटेल दी, उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया? मैच हो गया है। तो पॉप वहीं पर क्या कर देगा? मना कर देगा कि इनका विवाह स्वीकार्य नहीं होगा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया। तो हमारे यहाँ तो ये सदियों से चला आ रहा था। हम गोत्र देख रहे थे कि भाई एक गोत्र का तो व्यक्ति नहीं है कहीं, हम उसकी वंशावली देख रहे थे, कहीं वहाँ रोग दोष तो नहीं है कुछ इस तरीके का कि जो आने वाली नई पीढ़ी में भी प्रविष्ट हो जाएगा। हम देख रहे थे वहाँ कोई क्रिमिनल माइंड का तो नहीं है, कहीं इस तरीके की क्रियाएं तो नहीं हुई हैं कि सारे लोग क्राइम में जा रहे हों, आने वाला भविष्य हमारा भी क्या हो जाए, जो नई पीढ़ी आएगी उसका भी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो जाए। वहाँ शिक्षित लोग थे कि नहीं थे? उन्होंने शिक्षा विक्षा ग्रहण की कि नहीं किया? शिक्षित लोग तो नहीं है कहीं, असामाजिक लोग तो नहीं है कहीं। ये सारे गुणों को परीक्षित करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, और उसके बाद स्वाभाविक है जिसकी वंशावली उत्तम सर्वोत्तम होगी, उसका जो नई पीढ़ी का व्यक्ति होगा उसमें उसके गुणसूत्र आए होंगे, तो वो असभ्य होगा, लेकिन इतना भी असभ्य नहीं होगा कि उसे सभ्यता में लेकर नहीं आया जा सकता है। तो इस बात विचार को ध्यान में रखकर वो क्या किया करते थे? यानी कि अतीत को का अध्ययन भी किया करते थे। इसे केस स्टडी करना कहते हैं। जब रिश्तेदारी देखने जाते हैं, हम रिश्तेदारी करते तो हम क्या करते हैं? केस स्टडी, जो कार्य फील्ड वर्क के रूप में आपको दिया गया है, एक बच्चे की केस स्टडी करके आइए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग केस स्टडी किया करते थे। साइंस वहाँ पर भी उन्होंने लगा रखी थी, साइकोलॉजी वहाँ पर भी उन्होंने लगा रखी थी। वो रिश्ता देखने से पहले अब तो 1 मिनट जाते हैं, 5 मिनट देख के आते हैं और उसी में फिक्स कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, हमें लड़की पसंद, हमें लड़का पसंद, हम रिश्तेदारी करेंगे। वो क्या करते थे? दूर से जाते थे, एक रात्रि तक वहाँ क्या करते थे? विश्राम करते थे,
और एक रात्रि की पूरी, एक दिन में पूरी प्रक्रिया घर के संचालन की, पकाने की, घर की व्यवस्था की, सारे गुणों को देखते थे कि ये गुण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, जिसको हम अपने घर में लेके आने वाले हैं। आज 2 मिनट के लिए जाते हैं, सामने वाला लिपा पोती करके इतना बैठा रहता है, उसे खाना पकाना नहीं आता है। अच्छे से रेस्टोरेंट से आपके लिए खाना भी आ गया, स्वादिष्ट खाना भी आ गया, उसके हाथों से खाना परोसा गया और कहा गया सब कुछ ओके ओके बढ़िया बढ़िया सा है। पता चला, विवाह के बाद पता चला कि लड़की की माता ने तो एक बर्तन भी नहीं खिसकवाया था लड़की से। तो खाना किसको पकाना पड़ रहा है? लड़के को। तो बड़े वर को। बुजुर्गों ने कहीं ना कहीं उसमें एक डीप साइकोलॉजी और साइंस उसमें क्या किया होगा, इन्वॉल्व किया होगा। तो मैकडूगल एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार केवल उसकी चेतना नहीं, बल्कि उसके साथ 2 तत्व और आते हैं जिन्हें अर्ध चेतना और अचेतना कहा जाता है। हमारी की गई क्रियाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि वो दबी हुई होती हैं, और दबी हुई क्रिया हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती है, तब तक करती है जब तक कि उसका सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता है। और कई सारी चीज़ें जो हमें इतना प्रभावित करती हैं कि बार बार हमें रिपीट याद आती रहती हैं, इसीलिए हम उसको दफन नहीं कर सकते। हमारा व्यवहार केवल अभी से नहीं, बल्कि हमारा व्यवहार जो बीत गया है उससे भी प्रभावित होता है, और बीते हुए से बार बार प्रभावित होता है। इसीलिए आप अर्धचेतना और अचेतना का नाम लेना तो भूल ही गए, और इसके कारण इनकी आलोचना हुई, और आलोचना के बाद इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? इसके लिए फ्राइड और युंग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों लोग, फ्राइड एंड युंग और मैकडूगल। यहाँ पर फ्राइड और युंग ने कहा कि जो हमें याद रहता है, मैंने अभी तक आपकी लगभग 1.5 घंटे हमें कक्षा से ज्वाइन हुए हो चुके हैं, और 1.5 घंटे में काफ़ी सारी बातें कह दी। उन काफ़ी सारी बातों में से आपके चित्त में केवल 10% बात ही गई। 100% का 10% ही आपने ग्रहण किया है चेतना में। उसके बाद 70% पूरा आपका ठीक वैसे ही पानी के नीचे है, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में यहाँ दर्शाया गया एक बर्फ़ के टुकड़े को, जिस तरीके से एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है, अगर बर्फ़ का पहाड़ आप देखें डिस्कवरी वगैरह में, तो आप देखेंगे कि पहाड़ का वो हिस्सा ही, केवल उतना हिस्सा ही दिखाई देता है जो पानी के ऊपर है, और वो बहुत कम मात्रा में होता है। अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे होता है। इसीलिए जो जहाज़ वहाज़ चलाया करते हैं वो सावधानी से चलाया करते हैं, कहीं चट्टान से टकरा न जाए जो कि इसके जल के नीचे है। तो सबसे अधिक पार्ट तो 70% वो अवचेतना में चला गया, और उसके अंदर अच्छी बातें, बुरी बातें, सही बातें, गलत बातें, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव सारे जा रखे हैं। केवल 10% ही तो हमारे मस्तिष्क में हमको याद रह जा रहा है, और कहा 70% हम वेस्ट कर दे रहे हैं अपना। उस 70% में से भी जब अपने दिमाग में जोड़ देते हैं तो केवल उतना ही हमें ध्यान रहता है, जो पानी की सतह होती है वो होती है 20% हम रिकॉल करके याद लेकर आ सकते हैं। तो 30% हमको बातें याद रहती हैं, बाकी 70% बातें हम भुला दिया करते हैं और चेतना के पार्ट में डाल देते हैं। और जिसको हम भुला देते हैं कि भाई हमने, मेरे अतीत ने, मेरे पूर्वजों ने क्या किया, किसको मारा काटा, उससे आज का लेना देना क्या है? ऐसा नहीं है। अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है, और वर्तमान आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करता है। इसीलिए अतीत की झांकियों को लेना भी आवश्यक है, क्योंकि वो हमें आगे आने वाले सुधार के अवसरों के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हम आज भी स्वतंत्रता से पहले का इतिहास पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हम वैदिक काल में कैसे थे, हम बौद्ध काल में कैसे थे, हम मुस्लिम काल में कैसे थे, हम स्वतंत्र होते हुए कैसे थे, स्वतंत्रता के बाद कैसे, और आज हम कैसे हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जी मेरे। और उससे केवल कितना प्रतिशत सीख लेते हैं? 30%। 20%। कितना रिकॉल करते हैं? केवल 20% ही रिकॉल करते हैं, और रिकॉल कर कर फिर उसको जोड़कर 30 कर देते हैं। 10 चेतना का और 20 उसका जोड़कर हो गया 30।
70% तो ज्ञान हमारा ऐसे ही चला गया है जो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो नहीं समझ पा रहे वही हमको क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य करता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि आपने केवल चेतना की बात की, अर्ध चेतना और अचेतना को तो आपने छोड़ ही दिया, जबकि इसका भी हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हटाना पड़ा और इंड में हमारे पास आ गया जो कि आज चल रहा है, वो है द साइंस ऑफ बिहेवियर। 20वीं सदी में ये कहा गया कि जितनी भी कारक और प्रेरक हैं वो सब हमारे व्यवहार से संचालित हो रहे हैं और हमारा व्यवहार ही है जो हमें अच्छा और बुरा सिखाने और सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो साइकी का अर्थ कहा बिहेव और लोगस का अर्थ कहा साइंस या स्टडी। इसको कहने वाले थे विलियम मैकडूगल, जिन्होंने आलोचना की थी चेतना की। इन्होंने 1908 में एक किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। इसमें व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया, चेतना को हटा दिया और कहा जो भी संचालित हो रहा है वो व्यवहार से हो रहा है। तो ये प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, व्यवहार शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो करने वाले कौन थे? और कब किया था? 1908 में। किसके अंदर किया? सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय पुस्तक के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फिलॉसफी। ठीक है, तो या तो इंग्लिश का नाम दिया होगा या तो हिंदी का नाम दिया होगा। ठीक, उसके बाद आए प्रोफेसर वॉल्टर बोअर्स पिल्सबरी। इन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के मूल तत्व, जिसमें व्यवहार पर बहुत गहनता से अध्ययन किया गया था। फिर इसके साथ आए जेबी वॉटसन, जिन्होंने इसको वो मुकाम दिया, जिन्होंने इसको वो आयाम दिया जिनके प्रयोग के बाद से मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में फेमस हो गया। इनको कहा जाता है व्यवहारवादी विचारधारा के जनक। वेरी 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 इम्पोर्टेंट। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आए तो आंसर क्या होना चाहिए? जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। और व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल। क्लियर? अब इन्हें व्यवहारवाद का जनक क्यों कहते हैं? जेबी वॉटसन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, 1913 में इन्होंने इसको जन्म दिया व्यवहारवाद को, यानी कि आपकी 20वीं सदी में। जेबी वॉटसन ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने किसी दूसरे पर प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने स्वयं के जैविक पुत्र पर प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार को सिद्ध कर कर कहा था कि आप बच्चे को वो बना सकते हो, वैसा बना सकते हो, उसमें वो भाव दे सकते हो जैसा आप देना चाहते हो। इनका एक छोटा सा शिशु था, उसका नाम था रॉबर्ट। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट को खरगोश बहुत पसंद थे। सफ़ेद रंग का खरगोश उनके घर पे था, उनके गार्डन में था। तो इन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं भय पैदा करना चाहता हूँ अपने बेटे रॉबर्ट में, और इसको भय होता है कि नहीं होता है। रॉबर्ट जैसे ही खेलने के लिए अपने हाथ में खरगोश को उठाता, तो जो वॉटसन थे वो पीछे से रेडियो की टेप में या रेडियो में एक साउंड निकालते, डरावना साउंड। तो पहली बार रॉबर्ट ने उसको सुना और उसके हाथ से खरगोश नीचे गिर गया। फिर वो भूल गया, खेलने लगा, चूँकि छोटा सा बच्चा था, वो खेलने लगा, फिर भूल गया। फिर वापस गार्डन की तरफ आया, उसे फिर से अपना खरगोश दिखा, उसने खरगोश को उठाया, और जैसे उसने उठाया वॉटसन फिर गए और फिर से क्या किया, वही साउंड निकाला। उसका ध्यान फिर उस साउंड की ओर गया और वो रोने लगा, फिर से खरगोश नीचे गिर गया। फिर दूसरी बार फिर गया, वो भूल गया, थोड़ी देर के बाद फिर गया उस चीज़ पे,
अब उन्होंने जोर से उस साउंड को निकाला। अब उसका ध्यान इस बात पे गया कि जैसे ही मैं इस खरगोश को उठा रहा हूँ, वैसे ही क्या आ रही है, एक डरावनी आवाज़ आ रही है। तो उसने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया कि ये डरावनी आवाज़ किसकी है? खरगोश की। और वो डर गया। अब क्या हो रहा था, जैसे ही रॉबर्ट बाहर गार्डन में आ रहा और वो खरगोश को देख रहा, उसको देखते ही रोने लग जा रहा था। क्यों रो रहा था वो? क्योंकि उसको पता है मन में फिर वो आवाज आएगी। 2-3 बार होने से। क्योंकि उसको लग रहा था कि वो खतरनाक आवाज़ निकालने वाला कौन है? ये खरगोश है। और उसका इतना बुरा प्रभाव उसके जीवन पे पड़ा कि रॉबर्ट बड़ा हो गया, युवा हो गया, और वो हर सफ़ेद वस्तु को देखकर क्या करने लगा? भय खाने लगा, डरने लगा। क्योंकि बचपन में उसको किस चीज़ ने भय दे रखा था? उस सफ़ेद रंग के खरगोश ने भय दे रखा था। और उसके जीवन में उसका इतना अमिट प्रभाव पड़ा कि वो जब भी उसको देखता था, सफ़ेद वस्तु को, वो खरगोश नहीं है लेकिन सफ़ेद है, वो उस चीज़ को देखकर भय उसको होने लगता था। जैसे कई लोगों को देखते हो ना, आग से डर लगता है, कोई कहता है मुझे पानी से डर लगता है, कोई कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। कहते कि नहीं कहते हम? जी मैम। कहते जीवन के किसी चीज़ का इतना बुरा प्रभाव हम पे पड़ा है कि वो हमको आज भी वैसे ही भय देता है जैसे कि तब उसने दिया होगा। तो इन्होंने इसको सिद्ध किया और कहा व्यवहार को बदला जा सकता है। मैंने अपने बच्चे को किसी चीज़ से भयभीत होना सिखा दिया। इसका अर्थ है आप कोई भी चीज़ किसी भी बच्चे को सिखा सकते हो, उसका व्यवहार परिवर्तित कर सकते हो। इनका साथ दिया आगे चलकर व्यवहारवाद में वुडवर्ड, जिनकी डेफिनेशन मैंने बताई कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में यह व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करता है। स्किनर, जिनकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, गुथरी की थ्योरी आप पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी आप पढ़ेंगे, ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। और प्रश्न में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का मनोवैज्ञानिक होगा या कौन इनमें से व्यवहारवाद का मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्लियर इतना? जी समझ में आया है या समझ में प्रकरण नहीं आ रहा जी है? मैम। समझ में आ मैम, रहा है जी। बच्चे आप सभी के? जी मैम, एक वो प्रश्न था आपने बोला कि जो अज्ञात मान लीजिए हमारा जो इतिहास है वो अज्ञात है, तो मतलब जैसे हमें वो ज्ञात नहीं है, उसकी कोई भी छवि हमारे मस्तिष्क पर नहीं है, तो आनुवांशिक रूप से भी हमारे अंदर मतलब उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जैसे कई बार मैंने परसों आपको कक्षा में कहा था कि कई बार हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देखकर हमें लगता है कि हम इस स्थान में पहले जा चुके हैं, या ये कथन हमने कह दिया है, या ये मेरे साथ पहले भी क्या हो चुका है, घटित हो चुका है। हमारा जो प्रीवियस बर्थ होगा उसकी कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ लेकर हमने इस धरती पर क्या लिया, जन्म लिया है। ये तो आप पढ़ते भी हैं और बताते भी हैं। जब आप मैंने आपसे चर्चा की श्रीमद् भगवद गीता की उसके एक अध्याय की, जिसमें बताया गया है कि पहले मास में गर्भ में आते ही शिशु किस किस चीज़ों से गुजरता है, दूसरे मास में किन किन चीज़ों से गुजरता है, तीसरे में, चौथे में, ऐसे 90वें मास तक क्या होता है, उसके प्रीवियस जो बर्थ होता है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट उसमें रहता है, वो हमारे अवचेतन में रह जाता है, उसका वर्तमान से कोई घटना या संबंध नहीं होता है, वो हमारे साथ घटित भी नहीं हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं है हमारे साथ। तो जो स्वप्न हमें आते हैं वो स्वप्न भी अकारण नहीं है, वो कोई ना कोई चीज़ ऐसा जो मस्तिष्क में हमारे साथ चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने का कार्य कर रहा है। तो स्वाभाविक है, जो नहीं हुआ है वो हमारे साथ चलेगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेरिडिटियन हम पे आ जाती हैं, जिसको हम पावर भी कहते हैं कि मेरे पूर्वज में थी ये पावर और यही पावर किसके पास आ गई, मेरे पास भी आ गई है। तो वंशानुक्रम भी उसको क्या कर सकता है, आगे चला सकता है। अगर बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, जैसे आपने देखा होगा अभी बीच में कई सारे ऐसे बच्चे मिले थे, 4 साल का बच्चा बहुत अच्छा तबला बजा पा रहा था बिना सीखे हुए, बहुत अच्छा कोई गणित पर बोल लेता है बिना सीखे हुए, उसको कैसे ये चीज़ें आ गई?
अभी तो उसने पढ़ना भी शुरू नहीं किया। उसके पास कोई ऐसी पावर आ चुकी है जो उसके किसी न किसी पूर्वज में रही होगी और वो गुण उसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है। हमारा जो आरएनए और डीएनए जिसको हम विज्ञान में कहते हैं, आरएनए और डीएनए, वो डीएनए का तत्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी और 8वीं पीढ़ी में आकर रिपीट वही हो जाता है जो 8 पीढ़ी पहले रहा होगा। आज आप जो हैं, आपकी 8 पीढ़ी का प्रतिदर्श है। मैं जो आज आपके सामने हूँ, मेरी 8वीं पीढ़ी मुझसे पहले जो रही होंगी उसका प्रतिदर्श रहा होगा। मेरे परिवार में सारे आर्मी वाले हैं, लेकिन मैं शिक्षिका हो गई, इसका अर्थ है कोई रहा होगा, इसलिए मेरे अंदर वो तत्व अधिक आया होगा और उसने मुझे विश्व प्रसिद्धि दिला दी। आपके अंदर जो तत्व आया हुआ है वो आपकी किसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति का रहा होगा और आपको लगता है कि उसको सक्रियशील होना चाहिए, आप उसे वो वातावरण दे रहे हैं। किंतु अगर उसे वो वातावरण ना दिया जाए, उस 4 वर्ष के तबला वादक को अगर अब आप अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं भेजते हैं, अच्छी जगह नहीं भेजते हैं, तो धीरे धीरे वो उसको क्या कर जाएगा, भूल जाएगा। क्लियर? जी। कोई अन्य प्रश्न किसी का? शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में? शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन? ये महत्व तो मुझे लगता है पिछले 3 टॉपिक में जा चुका है जगपाल। अभी तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान का। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि संडे के दिन आप कक्षा ले रहे हैं और संडे के दिन अपने सारे कार्यों को बाधित करके आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। जी मैम, एक और जैसे कि जो आपने बताया 70% अवचेतन में रहता है, तो मैम जरा अर्ध चेतन थोड़ा समझना था। चेतन तो ऐसा हुआ जो कुछ हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, जो घटित हो रहा है भौतिक जगत में, और अवचेतन भी थोड़ा ये होता है कि जो चेतन से परे है। अर्ध चेतन थोड़ा मैम और समझना था, अर्ध चेतन। और एक और आपने कहा कि जैसे जो कुछ आपने हमें बताया, मतलब जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ, आपने कहा कि 70% वो है, तो आपने मतलब जितनी बातें कही वो हमारे अवचेतन में पूर्णतः सुरक्षित हैं। बिल्कुल, वो हमारा एक ऐसा पार्ट है, जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में से जो चीज़ आपको अपेक्षित नहीं होती उसे आप क्या करते हैं, या मोबाइल में ले लूँ उदाहरण में, मोबाइल में जो चीज़ आपको अपेक्षित नहीं है क्या करते हो आप उसे? डिलीट करते हैं। तो क्या वो मोबाइल से डिलीट हो जाता है? नहीं, कहाँ से डिलीट करना पड़ेगा उसे? रिसाइकिल बिन से। रिसाइकिल बिन से डिलीट करना पड़ेगा। तो अवचेतन जो पार्ट है वो क्या है? वो रिसाइकिल बिन है जिसके अंदर हमने सारे चीजें डाल दी, हमारे दुख भी, हमारे सुख भी, मेरी अच्छी चीज भी, मेरी बुरी चीज भी, वक्त के साथ, क्योंकि सबकी आवश्यकता नहीं थी। अगर हम सब ढूंढते हुए आगे चलते जाते तो शायद हम आज ये नहीं होते। अगर हमें हमारे जीवन के सारे दुख याद होंगे तो हम जी पाएंगे ठीक वैसे ही जैसे सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए थे। क्या कारण था? सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने का कारण क्या था? उन्होंने दुख उनके चित्त पर ज्यादा असर किया, सुख गौण हो गए, दुख उन्हें मुख्य दुख पे के साथ सहानुभूति होने लगी थी ना, और वो उनके जीवन की सत्यता थी, क्योंकि वो कहीं किसी बीन में पड़ा हुआ था और उस बीन को कंट्रोल कर रहे थे उनके पिताजी। चूंकि उनके पिताजी को पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये पुत्र राज्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए है, ये पुत्र शासन करने के लिए नहीं बल्कि ये दिलों पे शासक करेगा, राज्य पे शासन नहीं करेगा। ये लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए नहीं है बल्कि इसका जीवन समर्पण के लिए है, ज्ञान प्रदान करने के लिए है। तो उनके जीवन के उन दुखों को उनके पिता कितने समय तक कंट्रोल कर पाए? जो उस बीन पे पड़े हुए थे नहीं कर पाए। धीरे धीरे वो वातावरण और परिस्थितियां उनके सामने आने लगी कि उनके व्यक्तित्व पे, उनके छुपे हुए उस पक्ष का बहुत प्रभाव पड़ने लगा। वो बचपन से ही उस और जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिता ने उनको कहा कि तुम राजकुमार हो, तुम्हें ये नहीं शोभा देता है, तुम्हें वो नहीं शोभा देता है। यत्न प्रयत्न सारे कर लिए, लेकिन एक आयु सीमा के बाद हमारी अपनी लाइफ होती है, हम जानते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हम उस और बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं।
तो उनके उन दुखों ने उनके जीवन के में इतना अमिट छाप छोड़ दिया कि उन्होंने कहा मैं केवल राज्य के लिए तो नहीं हूँ, मैं तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए हूँ। केवल राज्य में मेरे पास सुख है, अन्य लोगों के पास तो सुख नहीं है, तो सुख पे तो सबका अधिकार है, फिर सबके लिए क्यों नहीं है ये चीज। वो उन प्रश्नों में क्या हो गए, उलझ गए। ठीक वैसे ही हमारे मोबाइल में जब भी जो एक्स्ट्रा चीज आती है हम उसे वहां डाल देते हैं, लेकिन वो वहां से भी नहीं जाता है जब तक कि हम उसको भी रिमूव नहीं करेंगे। तो हमारे जीवन का भी कुछ पक्ष ऐसी जगह पे हमने रखा हुआ है जिसमें हम सामाजिक मान्यताओं के कारण, सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण, पारिवारिक नियमों के कारण या इस दुनिया में सरवाइव करने के कारण हम उसमें वैसा रिएक्ट नहीं दे सकते हैं जैसा हमको अपेक्षित है, तो हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। तो आपने लोगों के लिए उसे कंट्रोल किया है, लेकिन वो आपके लिए कंट्रोल थोड़ी हुआ है। तो वो आपको क्या करेगा, या तो जब आप शांति की स्थिति में होंगे या संयम की स्थिति में होंगे, वो चीज़ जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है वो अपने आप क्या होती जाएगी, सॉर्ट आउट होने के लिए निंद्रा की अवस्था में सक्रियशील होकर आपको समाधान प्रदान करती जाएगी। और जैसे ही आप, चूंकि आप उसे रिकॉल कर रहे हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, कब होना चाहिए था, किस तरीके से होना चाहिए था, जब आप ये विचार कर रहे हैं तो उसके बाद ये विचार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है रिकॉलिंग की प्रक्रिया। और रिकॉल करके जब आप किसी चीज को याद करते हैं, उसको लेकर आते हैं, तो उसे कहा जाता है अर्ध चेतना की अवस्था। पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि ऐसा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए आपने पहली बार कब मार खाई थी, तो मार तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन पहली बार कब खाई थी उसकी सारी झांकियां मस्तिष्क में नहीं होंगी, कुछ विशिष्ट चीज याद होगी, रिकॉल करोगे, यानी कि अर्ध चेतना की अवस्था में, अवचेतन में जाकर अर्ध चेतना तक उसे लेकर आओगे, कुछ कुछ याद है और उसको फिर चेतना में हमें बताओगे कि ऐसा हुआ था। मैं कहूँ पहली चोरी कब की आपने, तो चोरियां तो बहुत की, अलग अलग तरीके की बातों की चोरी की, ज्ञान की हमने क्या कर ली है, पेपर में थे तो दूसरे से लेकर लिखा, वो चोरी की। खाना था तो मेरे भाई को ज़्यादा मिल रहा था, मैंने उससे थोड़ी सी चोरी की। चोरी तो बहुत सारी की, लेकिन पहली बार कब चोरी की जिससे मुझे दंड भी मिला, उसको याद करने के लिए कितना पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो जब हम पीछे से वापस आते हैं उस स्थिति को कौन सी स्थिति कहते हैं, अर्ध चेतना की स्थिति। पूरी चेतना में नहीं है, अर्ध है, भूली बिसरी यादें, वो क्या है, अर्ध चेतना है। 1 घंटे पहले क्या हुआ सबको नहीं याद होगा, लेकिन किसी किसी को हो सकता है कुछ कुछ पक्ष याद हो, तो 1 घंटे पहले की कुछ मैं इनसे पूछूंगी, कुछ उनसे पूछूंगी, कुछ उनसे पूछूंगी, और उसको जोड़कर हम कंप्लीट एक वाक्य बना देंगे। तो अर्ध चेतना का हमने क्या किया, प्रयोग किया। क्लियर हुआ जी मैम, जैसे कि जो आपने बोला, एक आपने शायद अवचेतन का उदाहरण दिया कि जब हम सोते हैं तो हमें समाधान मिलते हैं, तो समाधान केवल पूर्ण शांति की स्थिति में मिलते हैं कि हम उस विचार को भी मस्तिष्क में रख के तब हम निद्रा के माध्यम से या शून्यता के माध्यम से तब हम प्राप्त करते हैं उस स्थिति को या उस समाधान को। मुझे ये लगता है आयुष, इसके लिए अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी हमने केवल उतना ही जानकारी लेनी है जितनी अभी हम विषय के आगे हम चल सकें। कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास व्यक्तित्व का, और वहाँ आप लोग इसे स्वयं अध्ययन करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, डिक्टेट करेंगे कि हमारे समाधान हमें कैसे प्राप्त हो पाते हैं। उस समय हम शांति की स्थिति में होते हैं या अशांति की स्थिति में होते हैं, कौन सी स्थिति होती है। क्लियर? जी मैम। क्वेश्चन और था, ये जो उपस्थिति अभी तक लग रही थी इसमें, ये रजिस्टर में भी लगेगी मैम हमारी? किसने ये प्रश्न पूछा? किसने उपस्थिति वाला प्रकरण यहाँ पे लिया है? लाल भार्गव। हाँ, तो भरत मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आपके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है या उपस्थिति महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, और अगर वहाँ क्या कहते हैं
प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो उपस्थिति भी आवश्यक है। आपके लिए क्या अति महत्वपूर्ण है, ज्ञान या उपस्थिति? ज्ञान नहीं। तो जिसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है गौण चीजों पे ध्यान नहीं देता है, समझ रहे हैं? ये गौण स्थिति वाली चीज है, जहाँ ज्ञान की आवश्यकता होती है वहाँ गौण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकरण में अगर आपका प्रश्न उत्पन्न होता तो मुझे अति प्रसन्नता होती। प्रकरण में उपस्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसका अर्थ है कि भरत कहीं उपस्थिति के लिए तो कक्षा में नहीं जुड़ रहे हैं, जो कि अपने घर में अभी कल छठ मनाकर फिर आएंगे। नहीं मैम, ऐसा यहाँ कुछ पे नहीं। नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये जो अनावश्यक प्रश्न है उसको उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने एक्टिव पार्ट को दिखाने की आवश्यकता है कि हम क्या अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे पढ़ेंगे कि मैम जो आपने मैम बताया था कि मस्तिष्क मनोविज्ञान और मैम चेतना मनोविज्ञान, मैम ये दोनों एक ही हैं या फिर भिन्न भिन्न है? चेतना अलग होती है और मस्तिष्क अलग होता है। चित्त अलग है, मस्तिष्क, इसीलिए तो आपने मन बुद्धि चेतना और मन बुद्धि आत्मा और अहंकार की बात की। चित्त अलग है, बुद्धि अलग है। बुद्धि को साइकोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं मन से भी कनेक्ट कर दिया और आत्मा से भी कनेक्ट कर लिया। तो जो मन और बुद्धि का कॉन्सेप्ट है जो आया कि आत्मा के बाद आएगा, उन दोनों को आप समानता में लेके आ सकते हो, लेकिन चेतना और मन एक साथ नहीं आ सकते हैं। चित्त अलग है और मन की क्रिया क्या है, अलग है। चेतन अवस्था है जो अभी है, जैसे आपने प्रश्न पूछा मुझसे, लेकिन वो प्रश्न कहाँ आया, आपके मन और आपकी बुद्धि में आया, फिर आपने उसको क्या किया, प्रकट किया, उसको जानने का प्रयत्न किया। तो ये साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने मुझसे प्रश्न के रूप में सभी ने पुटअप किए, जैसे आयुष ने यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न किए, राज ने यहाँ पे प्रश्न किया, जगपाल ने आज थोड़ा सा प्रश्न भिन्न कर दिया कि शिक्षा की क्या उपयोगिता है, उपयोगी है तभी हम जुड़े हुए हैं। भरत ने प्रश्न का कॉन्सेप्ट बदल दिया, उपस्थिति, भरत ने उपस्थिति, तो वो क्या, किसी का प्रश्न था, भिन्न डायरेक्शन की तरफ हम लेके चले गए। तो ऐसी स्थिति में अब मैंने आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है। अब आपका कार्य क्या है कि ये तत्व हमारे प्रकरण में आया, चित्त क्या है उसको पढ़ें साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, अचेतना क्या है उसको पढ़ें, अर्धचेतना क्या है उसको पढ़ें। मैंने कहा पूरी पर्सनैलिटी हमारे इन 3 पे चल रही है, मन की, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और ये तीनों ही व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि मैकडूगल ने कहा कि चेतना ही चेतना नहीं, अर्धचेतना और अचेतना भी है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आ चुका है आपके उसमें विषय प्रवेश में कि मनोविज्ञान वो है जो व्यवहार है, और व्यवहार अर्धचेतना, चेतना और अचेतना से प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको अब इसे ढूंढना है, पढ़ना है, समझना है, और समझकर कुछ विचार आ रहा है मस्तिष्क में तो उसे डिस्कस करना है कि ऐसा भी हमने अध्ययन किया, ये चीज़ भी इसके अंदर क्या हो सकती है, इंक्लूड हो सकती है। मैं आपको वही दे रही हूँ जो सामान्य है, लेकिन सामान्य देने के बाद विशिष्ट बनाने का कार्य किसका है, हमारा है, क्लियर? तो आज इतना ही अध्ययन करेंगे, कल मिलेंगे नई कक्षा में। उससे पहले एक महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी के लिए,